जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। स्वागत है आपका अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। चलिए, तो जैसा कि आज का सेशन आप देख पा रहे हैं कि आज का जो सेशन है वो काफ़ी यूनिक है। यूट्यूब पर शायद हमारी तरफ से संवाद, सीधी बात आप लोगों के साथ। ठीक है, आज के सेशन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा थी और कारण हम बताते हैं यहाँ पर क्यों है। हमारे जीवन में पिछले कुछ समय में बहुत ही ज़्यादा भूचाल आ चुका है। ठीक है, और चूंकि आप हमारे परिवार के सदस्य हैं तो आपसे जिक्र करना बहुत उचित रहेगा। कुछ ऐसा हुआ हमारे लाइफ में कि पिछले चंद महीनों की अगर हम बात करते हैं, पिछले 2-3 महीनों में, तो अगर हम सुबह से अपने क्लासेस की शुरुआत करते हैं, जैसे मानिए सुबह मेरी क्लास जो है वो ऑफलाइन में होती है, तो ऑफलाइन में लगभग हर क्लास के बाद बच्चों के बहुत सारे डाउट होते हैं। और ये डाउट जो है वो मैथ्स का डाउट नहीं होता है, ये डाउट उनके तैयारी के संबंधित डाउट होती है। यूँ समझिए, मैं 9:30 बजे से लेकर 3, 3:30, कभी कभी 4 भी बज जाते हैं ऑफलाइन में मुखर्जी नगर में, दिल्ली में, क्लासेस में। और मैं गाड़ी तक, जब तक गाड़ी के अंदर बैठ ना जाऊं तब तक बच्चों के डाउट होते हैं, पीछे पीछे डाउट, सीढ़ी पे उतर रहा हूँ तो डाउट, क्लास में अगर मानो खाना खा रहा हूँ तो बिठा के का शेड्यूल लिखवा रहा हूँ तो डाउट, यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ तो डाउट हो रहा है। ठीक है, मतलब रास्ते में चल भी रहा हूँ तो चलते चलते डाउट बता रहा हूँ। ठीक है, ये हो जाता है मेरे ऑफलाइन क्लासेस में। सेम ऐसे ही ऑनलाइन क्लासेस में भी है। मेरी शाम की भी क्लास चलती है। ठीक है, यूट्यूब पर भी क्लासेस चलते हैं और भी कई सारे एप्लीकेशन पर भी होता है। पढ़ाते वक्त हमेशा ऐसा रहता है कि हर 5 में 4 कमेंट तो ऐसे होते हैं, इंग्लिश की तैयारी कैसे करें, जीएस की तैयारी कैसे करें, रीजनिंग की तैयारी कैसे करें, स्कोर कैसे बढ़ाए, किस तरीके से सही पैटर्न को फॉलो किया जाए, स्ट्रैटेजी हमारी क्या होनी चाहिए। शायद ये आप लोगों का एक विश्वास है, शायद आप लोग को ये बात का एक बहुत ही अच्छा एक पकड़ है, एक विश्वास है। आप ये जानते हैं कि मैं जो भी सजेस्ट करूंगा वो आप लोगों के भले के लिए सजेस्ट करूंगा। इसी वजह से आप एक उस विश्वास के साथ मुझसे इन सवालों को पूछते हैं। हमारे साथ ऐसा हो रखा है कि मेरे फ़ोन में शायद ही कोई ऐसा मिनट होगा कि कोई कॉल नहीं आता होगा। सुबह से लेकर शाम तक, रात तक जो है, पूरा का पूरा फ़ोन मेरा इंस्टाग्राम, मेरा फेसबुक और मेरा व्हाट्सअप सेम ऐसे ही मैसेजेस से फ्लडेड है। ठीक है, हज़ारों की संख्या में बच्चों के मैसेजेस हो पाते हैं। अब वैसे केस में मेरे लिए बड़ा मतलब इम्पॉसिबल सा सिचुएशन हो जाता है। चलिए, जो बच्चा मेरे सामने आया उसको मैं बता दूंगा। ठीक है, जो कोई फ़ोन कर पाया, 1-2 कॉल जो मैंने अटेंड कर लिए वो कर लिया, बता दूंगा। लेकिन हज़ारों की संख्या में मैसेज का आंसर देना, हज़ारों की संख्या में बच्चों का क्लास के अंदर कमेंट आना, उसका आंसर देना, और लगभग जो डाउट होते हैं वो सिमिलर से होते हैं। ऐसा नहीं है कि 1000 बच्चे के 1000 अलग अलग तरह के डाउट हैं, जो डाउट हैं वो सिमिलर से हैं। अब ऐसे स्थिति में मेरे साथ चैलेंज ये हो जाता है कि मैं किस किस को आंसर दूं और कितना आंसर दूं। तो इस वजह से जो है, जो आप लोगों का एक जनरल क्वेरी था, तो मैंने सोचा कि चाहे कोई भी सिचुएशन रहे, चाहे क्लास हम आज की जगह कल कर लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये रहेगा कि आप लोगों के डाउट को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस आप लोगों के हो जाते हैं कि फिर मेरे लिए पढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं रोज़ शाम 6:30 बजे बहुत डांट लगाता हूँ बच्चों को कि अभी चुपचाप पढ़ा रहा हूँ, पहले पढ़ लो, बाद में डाउट पूछ लेना। लेकिन उनका डाउट ही इतना ज़्यादा होता है कि सही से आदमी पढ़ा भी नहीं पाता है। तो आज ये तो नहीं कहूँगा कि पहली क्लास से ही आप लोगों के सारे डाउट क्लियर अप हो जाएंगे, लेकिन हाँ, थोड़े से डाउट जो है वो ज़रूर हम क्लियर अप आज कर सकते हैं। और बाकी जो आप लोगों के एक तरीके से स्ट्रैटेजी हो गया, करियर गाइडेंस हो गया और बाकी चीज़ हो गई, इसी तरीके से हम अलग अलग सेशंस, हफ्ते में एक सेशन लेकर आप लोगों की सभी चीज़ों को हम क्लियर अप करने में कोशिश करेंगे मेरे भाई। ठीक है, और जो भी बात होगी वो सीधी बात होगी, अनफिल्टर्ड होगी, जो भी रहेगा आप लोगों के हित में रहेगा, तो उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कमेंट मेरे पास कई सारे थे। मैंने पहले सोचा कि मैं ऑलरेडी पीपीटी बना के एक लेके आता हूँ और उस पीपीटी बनाए हुए लेकर उनके सवालों के जवाब दूंगा। ठीक है, जो मोस्ट कॉमन डाउट है आप लोगों के। फिर मुझे लगा ऐसा नहीं करते हैं, जब बच्चे लाइव सेशन में होंगे और जब वहाँ पर वो क्वेश्चंस पूछ रहे होंगे तो उनके क्वेश्चंस को ही एक एक करके आंसर देंगे। बस आप लोगों से पूरे सेशन तक एक विनम्र मेरा निवेदन है, ठीक है, कि आराम से एक एक करके अपना अपना कमेंट जो है, अपने अपने क्वेश्चन जो है वो कमेंट बॉक्स में भी आप लोग बोलते रहिएगा और उसका हम आप लोगों को आंसर देते रहेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा भी कमेंट मत करिएगा ताकि हम पढ़ ही ना पाएँ आप लोगों का कमेंट। और जेन्युइन डाउट पूछिएगा, ये मत पूछिएगा कि यहाँ पर जो है कितने घंटे टीवी देखना चाहिए, कितने घंटे रील देखना चाहिए। फर्जी कमेंट कुछ भी नहीं। जो आपके करियर से संबंधित है, जो आपके आगे आने वाले फ्यूचर से संबंधित है, उन बातों को पूछेंगे तो शायद मैं आपकी बहुत मदद कर पाऊँगा।
ठीक है, चलिए, जैसे कि मेरे बारे में जानते हैं, मेरा नाम आदित्य रंजन है और आपके इस छोटे से परिवार में एक छोटा सा हिस्सा हूँ मैं, जहाँ पर आप लोगों को गणित पढ़ाता हूँ और आपके छोटे से जीवन में एक छोटा सा अपने शॉर्ट्स वीडियोस के माध्यम से मोटिवेशन भी देने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपके जीवन में थोड़ा सा जो है सहयोग कर सके आगे बढ़ने में। तो आज इस संवाद के माध्यम से हम शुरू करने वाले हैं अपना और आपका एक संवाद, एक छोटा सा, जहाँ पर सवाल आपके होंगे, जवाब मेरे होंगे और यहाँ पर हम कुछ अच्छा मंथन, मतलब एक समुद्र मंथन हुआ था, एक यहाँ पर एक मंथन होगा जहाँ से कुछ अच्छी चीज़ें निकल कर बाहर आने वाली है और सबके लिए एक सीखने वाला विषय है। ठीक है, बिल्कुल, शुरुआत करते हैं भाई। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग पूछे यहाँ पर। ठीक है सर, टाइम मैनेजमेंट को लेकर एक क्वेश्चन आ रहा है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। देखो, टॉपिक वाइज हम चलेंगे ना, तो मुझे लग रहा है कि वो सबसे सटीक रहेगा, सबसे बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा जो है आप लोग यहाँ पर क्वेश्चंस मत करिएगा। ठीक है, जो जेन्युइन होंगे वही बातें हम लोग करेंगे। सबसे पहला, आज के समय एक स्टूडेंट का सवाल रहता है कि सर टाइम मैनेजमेंट यहाँ पर कैसे करें। और टाइम मैनेजमेंट यहाँ पर जो है ना, मैनेजमेंट, ये हमारा सिर्फ एक पर्टिकुलरली एसएससी करने वाले, एसएससी की प्रिपरेशन करने वाले छात्रों की दिक्कत नहीं है। यहाँ पर चाहे वो बच्चा आईआईटी की तैयारी कर रहा है, नीट की तैयारी कर रहा है, रेलवे की तैयारी कर रहा है, बैंकिंग की कर रहा है, ठीक है, कोई अपने बिजनेस में अगर एक तरीके से एक्सपैंड करता है, जैसे मैं एक टीचर हूँ, टाइम मैनेजमेंट मेरे लिए भी जरूरी है। अडानी है, उनके लिए भी टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। आप एक स्टूडेंट हैं, आपके लिए भी टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। तो टाइम मैनेजमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है जिसके ऊपर बात किया जा सकता है और जिनको अगर हम सही तरीके से मैनेज ना करें तो शायद जो है, जो हमारी ग्रोथ है, हम उस तरीके से कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। टाइम मैनेजमेंट में बात आती है यहाँ पर कि देखो, हर किसी को 24 घंटे मिलते हैं। मुझे भी 24 घंटे मिल रहा है, आपको भी 24 घंटे मिल रहा है, एलॉन मस्क को भी 24 घंटे मिल रहा है, गौतम अडानी को भी 24 घंटे मिल रहा है, सभी को 24 घंटे मिल रहा है, नरेंद्र मोदी को भी 24 घंटे मिल रहा है। तो इन 24 घंटे में लोग किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, कैसे अपने आप के इस 24 घंटे को यूटिलाइज करते हैं और किस तरीके से जो है अपने ग्रोथ को डबल, ट्रिपल, 4 गुना, 5 गुना कर रहे होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टाइम मैनेजमेंट में सबसे पहली बात करें ना, तो टाइम मैनेजमेंट में सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो होता है मेरे भाई प्रायोरिटी। कि आपका प्रायोरिटी है क्या, मतलब प्राथमिकता क्या है, कि आप इन किन चीज़ों को अपने जीवन में सबसे पहली प्राथमिकता दे रहे हो। उदाहरण के तौर पे, जैसे अगर मैं आपको अपने गूगल नोट्स दिखाऊं जो मेरे मोबाइल में है, जिनमें मैं पूरे दिन का शेड्यूल लिखता हूं कि मुझे क्या क्या करना है, तो उनमें यहाँ पर 50 चीज़ें लिखी होती हैं। जैसे मानो कि पब्लिशर के साथ मीटिंग करनी है, ठीक है, दूसरा मेरा लिखा होता है कि ऑफलाइन क्लासेस की पीपीटी बनानी है, होता है कि मेंस क्लासेस के और बेहतर क्वेश्चंस ढूंढने हैं, ठीक है, किताब के अंदर और जो मेरी आ रही है किताब जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ उनमें और क्या क्या होना चाहिए, ठीक है, कई सारी चीज़ें इसके अंदर होते हैं कि हाँ, इस बच्चे के साथ सैटरडे को मीटिंग है, उस बच्चे का इंटरव्यू संडे को लेना है, 50 चीज़ें हैं मेरे पास। अब मैं एक दिन में 50 काम तो नहीं कर सकता, ठीक है, फैमिली तो बहुत दूर की बात होती है, इस कॉलम में सबसे लास्ट पर आ जाता है, ऐसा सिचुएशन अभी हो जाता है। आप सोचिए, अगर मेरे जैसे एक छोटे से व्यक्ति के लिए अगर इतना बड़ा मतलब मेरा काम हो जाता है, तो अगर आप गौतम अडानी की बात करेंगे, या मतलब मान लीजिए अडानी हो गए, या फिर अगर आप पीएम मोदी की बात करेंगे, तो उनके जीवन में तो कई सारे काम आ रहे होंगे। अगर हम मोदी जी की ही बात कर ले, सुबह से लेकर शाम तक उनके 50 काम होंगे, तो वो अपने 24 घंटे को किस तरीके से यूटिलाइज करते होंगे। एलॉन मस्क जो कि दुनिया के सबसे रिचेस्ट व्यक्ति हैं, उनके भी तो 50 काम होंगे यार। ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में उनकी इतनी सारी कंपनी फैली हुई है, तो अगर वो रोज भी एक एक कंपनी में मीटिंग करना चाहें तो शायद पूरा साल लग जाएगा, हर कंपनी में एक एक दिन की मीटिंग नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी वो दुनिया के रिचेस्ट पर्सन कैसे बने हुए हैं। तो यहाँ पर आता है मेरे भाई सबसे पहले कि प्रायोरिटी, की हम चीज़ों को प्रायोरिटी किसको देते हैं। यूँ समझ लीजिए, मान लीजिए कि आपके 2 काम हैं। पहला काम यहाँ पर ये है, ठीक है, कि आपको खाना बनाना है, और दूसरा काम आपके पास यहाँ पर ये है कि आपको मॉक टेस्ट भी देना है। ठीक है, चलिए मान लीजिए अब आपको पता है कि आपके पास मात्र 4 घंटे हैं और खाना बनाने में आपको जो है यहाँ पर लगने वाले हैं कम से कम 2 घंटे, और मॉक टेस्ट जो है उसमें मांगता है कम से कम यहाँ पर 3 घंटे, कि यहाँ पर ये जो 3 घंटे हैं ये मुझे किसी भी सिचुएशन में, किसी भी हाल में चाहिए ही चाहिए। 2 घंटे का मॉक टेस्ट और 1 घंटे का यहाँ पर एनालिसिस। ठीक है, तो आप यहाँ खाना बनाने के लिए टाइम देंगे, आप यहाँ पर जो है एक तरीके से मॉक टेस्ट के लिए टाइम देंगे। तो ये 2 काम आपको नजर आ रहे होते हैं कि आज आपको ये काम करना है, लेकिन आप ये काम नहीं करते हैं। ना ही आप खाना बनाते हैं बढ़िया से, और ना ही आप यहाँ पर तैयारी करते हैं। आप जो करते हैं वो शुरू करते हैं सबसे पहले रील से शुरू करते हैं।
कोई बात नहीं, आराम से पहले 10 मिनट जो है वो इंस्टाग्राम के रील्स देख लेंगे, यूट्यूब के रील्स देख लेंगे, और उसके बाद तब जो है आराम से बाद में खाना बना लेंगे या बाद में पढ़ाई कर लेंगे। अब ये रील्स देखते 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 क्या हो जाता है कि एक देखा, दो देखा, तीन देखा, और देखते देखते उसके बाद जो है वो 1 घंटा आपका समय बड़े आराम से निकल जाता है रील्स देखने में। पतली कमरिया से आपका रील्स शुरू होता है और ख़त्म कहाँ पर होता है ना ये आपको पता है ना मोबाइल को पता है, बस ख़त्म हो रहा है। उसके बाद 1 घंटे जब आपका रील वील खत्म हो गया तो चलो, कुछ लोगों का ये भी हैबिट होता है मेरे भाई कि अभी जो अपने प्रियजन हैं, जो हमारी महिला मित्र हैं या जो हमारे मित्र हैं, अभी तो उनसे बात ही नहीं हुई है, तो आराम से ईयरफोन लगा के 1 घंटे इधर भी चैट वैट चल रहा होता है। अब इसके आपके निकल जाते हैं 2 घंटे। अब उसके बाद मन में विचार आता है कि भाई देखो बात ऐसी है, सारी चीज़ें बाद में है, पेट पूजा पहले है। पेट पूजा पहले है तो आराम से यहाँ पर पहले खाना बनाएंगे, समय होगा तो बाकी चीज़ों को देखेंगे, और ऐसे करते करते आप अपना पूरा दिनचर्या निकाल लेते हैं। यूट्यूब पर किसने क्या कहा उसमें बड़ी दिलचस्पी होती है आपको। थंबनेल भी ऐसे ऐसे होते हैं कि दिल बार बार मजबूर करता है, बेटा तुम हमको क्लिक करो, तुम हमको देखो, नहीं देखोगे तो तुम्हारा जीवन कैसे चलेगा। ज़रूरी है ओशो लेवल के ज्ञान आप लोग एकदम प्राप्ति में लग जाते हैं कि नहीं, हमको तो ऐसा ज्ञान चाहिए कि ओशो जो है हमें उन्हें भी फेल कर देना है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं बड़े खतरनाक लेवल वाले, ठीक है, वो जो है अपने आप को बहुत स्वाडम समझते हैं, पता नहीं क्या है, लेकिन बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। उन्हें जो है ना बस तलाश होती है कि यूट्यूब पे कौन सा थंबनेल चढ़ा हुआ है बढ़िया वाला, किस टीचर ने क्या बोला, ठीक है, कपिल शर्मा के शो में क्या हुआ, कहाँ पर खान सर पहुँचे, अच्छा खान सर पहुँचे तो वहाँ बोले क्या, फिर उसके बाद हम जाके वहाँ पर कमेंट ज़रूर करेंगे, ना नहीं कह सकते हैं भाई साहब, ठीक है। किन्हीं दो टीचर की यहाँ पर कंट्रोवर्सी चल रही है तो उनमें हमें जरूर कूदना है। वो छोड़िए, पतली कमरिया का ट्रेंड कहाँ तक चला यहाँ पर, हम उसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। शाहरुख खान की मूवी बॉयकॉट हो रही है तो हमारा उसमें जो है बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, हमें तो उस पर चर्चा करना ही करना है। वो छोड़िए, लड़कों के अंदर जो एक बात होती है वो क्या होती है यहाँ पर कि भाई मैच चल रहा है इंडिया न्यूजीलैंड का, ठीक है, ना नहीं कह सकते यार। बेचारे एक तरफ लाइब्रेरी में जो है अपने जीवन में संघर्ष के साथ, एक तरफ जो है प्रीवियस ईयर की किताब पकड़े हुए हैं, अपने टीचर का नोट्स पकड़े हुए हैं, और मजबूरी में यहाँ लाइब्रेरी में उस किताब को खोल के बैठे हैं कि दुनिया ये ना कहे कि बेटा तू लाइब्रेरी में पैसे वेस्ट करने आया है। और एक तरफ दिल गवाही ये भी नहीं देता है कि हॉट स्टार का मैच को हम कैसे कैंसिल कर दें। 200 रुपये की किताब महंगी लगती है, लेकिन 250 रुपये का सब्सक्रिप्शन जो है वो महंगा नहीं लगता। मैच देखना ज़रूरी है। हार जाएंगे तो सर पटक के उस रात नहीं पढ़ेंगे, और जीत जाएंगे तब भी नहीं खड़ेंगे। क्यों? क्योंकि भाई आज बहुत बढ़िया बैटिंग की है विराट कोहली ने, मज़ा आ गया। अगला भारत का जो बैट्समैन है वो सूर्य कुमार यादव ही होने वाला है, इससे बढ़िया तो बैट्समैन हो ही नहीं सकता, ठीक है। ईशान किशन इतना बढ़िया खेला बताओ दिसंबर में, और जनवरी में उसको बिठा दिया, बेटा तुम नहीं खेलोगे। तो इसके ऊपर डिबेट चल रहा होता है लाइब्रेरी के बाहर। वो छोड़ो, चलो मैच वैच जीत गए, अब जीत गए तो डिस्कशन भी तो होना चाहिए ना, हाँ यार इसने बढ़िया गेंदबाजी की थी, ऐसे कैसे। तो ये इनका आराम से डिस्कशन चल रहा होता है मुद्दे में। दूसरी बात, लड़कियों में भी बिग बॉस भाई साहब मना नहीं कर सकते बिल्कुल भी। कुछ एकदम बढ़िया धारावाहिक सीरियल इनका चल रहा होता है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। बिग बॉस की अगर हम बात कर लेते हैं, ये कंटेस्टेंट बढ़िया है। अरे तुमने देखा उसका एपिसोड कितना बढ़िया था बताओ, ठीक है, कितनी बढ़िया गाली देता है, मज़ा आ जाता है यार सुन के एकदम, ठीक है। लड़ाई तो ऐसे करता है ना, एकदम ऐसे ही बनना है तो, क्योंकि फ्यूचर में हम भी जाएंगे, तो अब हम जाएंगे, चाहे वो जाओगे नहीं जाओगे वो है कैपेसिटी की बात है, आपको बुलाएगा भी नहीं कोई वहां पे, लेकिन देखना जरूर है दूसरों का एक्सपीरियंस, भविष्य तो यहीं से जाएगा ना। लेकिन हाँ, इन सब के बावजूद सबसे अच्छी काम जो आप करते हैं वो क्या करते हैं, वॉलपेपर बड़ा बढ़िया लगाते हैं। और वॉलपेपर में बढ़िया क्या लगता है, तो भाई साहब एक्साइज इंस्पेक्टर की कैप हो गया, यूपीएससी में आईएएस का कैप हो गया, जो अपनी लाइब्रेरी की सीट है बड़ा बढ़िया एकदम कार लगा रखा है नीली बत्ती वाली, हालांकि जो अब मिलती नहीं है, ठीक है। तो फेक मोटिवेशन कई सारे हैं जो आंखों से गुजर रहा है। दरवाजे पे घुसते ही लिखा जाता है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर शुभम पारीक, मानो सपोज करो एग्जाम्पल के तौर पे, लेकिन मेहनत वैसी नहीं हो रही है। तो ये एक 90% वाला जो क्राउड है ना, ये खतरनाक लेवल का काम कर रहा है, उच्च स्तरीय जिसकी अगर हम बात करते हैं। और फिर हम बोलते हैं सर टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, तो इसीलिए मैंने सबसे पहला क्या कहा कि टाइम मैनेजमेंट में सबसे पहले देनी होगी प्रायोरिटी, कि वास्तविक में यहाँ पर ज़रूरत क्या है। अब प्रायोरिटी जो है वो दो तरीके से होता है, कि एक आप शॉर्ट टर्म पर बात कर रहे हैं कि आपका शॉर्ट टर्म प्रायोरिटी क्या है, या दूसरा अगर आप बात कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म प्रायोरिटी क्या है, ठीक है। जैसे मानो कि मैं अगर आज अपने गोल बना रहा हूँ, तो सुबह में जो मेरा गोल बना है, सुबह में जो मेरे टारगेट्स बने हैं, वो क्या आज रात तक के सब्जेक्ट के लिए बने हैं, या फिर अगले 1 साल तक के लिए बना है, या कुछ ऐसा बना है
जिसके ऊपर हम बात करें तो अगला मेरा 1 साल का भविष्य टिका हुआ है, अगले मेरे 2 साल के भविष्य टिके हुए हैं, उसके ऊपर बात होती है। तो प्रायोरिटाइज करना अपने काम को बहुत ज़रूरी है। अगर मैं आपकी जगह स्टूडेंट होता हूँ तो मैं हमेशा, जैसे चूंकि मैं रह भी चुका हूँ, तो मेरा हमेशा जो टारगेट होते थे, मेरा हमेशा जो गोल होते थे वो ये होते थे कि मेरे लिए महत्वपूर्ण काम क्या है। पापा से बात करना ठीक है, पापा अपने ही हैं, कहीं जा नहीं रहे हैं, घर में वो भी हैं, घर में मैं भी हूँ, दैट्स नॉट प्रायोरिटी। ठीक है, अपनी महिला मित्र से बात करना है, वो प्रायोरिटी नहीं है। जो मेरा था वो हमेशा मेरा रहेगा, जो मेरा था ही नहीं वो कभी हो ही नहीं सकता है। तो प्रायोरिटी यहाँ पर क्या है? तो प्रायोरिटी यहाँ पर ये है कि आप फ्यूचर में करना क्या चाहते हैं। जैसे मानिए कि अगर आप एक बहुत बड़े बैट्समैन बन रहे हैं, तो क्या आप वाकई में जाके नेट पर प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? आप फ्यूचर में एक बहुत बड़े अधिकारी बनना चाहते हैं, अगर आपका सपना है खाकी वेब सीरीज़ को देखने के बाद कि अगले आईपीएस हम ही हैं, ठीक है या कोई भी देखने के बाद, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो अगले आईपीएस आप ही बन रहे हैं, तो क्या आप वाकई में आपका लेवल जो है, आपका जो काम है वो इस आईपीएस लेवल का है? आप इस तरीके से मेहनत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर इस रैट रेस में आप भी कहीं गुम से हैं? तो मैंने हमेशा कहा कि सबसे पहला होता है यहाँ पर कि टाइम मैनेजमेंट अगर आपको करना है ना, तो प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। अब प्रायोरिटी की बात हम करते हैं तो मेनली किन किन चीज़ों को प्रायोरिटी देना है। प्रायोरिटी में आपको 2 बातें अपना ध्यान रखना है कि एक आपका हो गया स्ट्रेंथ क्या है, और दूसरी सबसे बड़ी बात हो गई आपका वीकनेस क्या है। अब आज के समय में जो एक एस्पिरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं, तो बहुत लोग सिर्फ इसी के ऊपर काम कर रहे होते हैं। उदाहरण के तौर पे, जैसे मानिए अगर आपका गणित बहुत अच्छा है, या ठीक है अगर आपको गणित अच्छा लगता है बनाने में, तो आप सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के ऊपर ही काम कर रहे हैं। आपको अगर रीजनिंग से या इंग्लिश से या मान लीजिए जीएस से अगर आपको डर लगता है, जो कि आपकी बहुत बड़ी वीकनेस है, तो आप उसको एकदम जो है सौतेले व्यक्ति की तरह एकदम इग्नोर करते चले जाते हैं, अपनी एक्स की तरह उसको एकदम बिल्कुल भी देखना पसंद नहीं करते हैं। ये आपकी जीवन की सबसे बड़ी गलती होती है। जबकि आपका जो ग्राफ है वो उल्टा होना चाहिए। मेरा मानना यहाँ पर ये है कि जो चीज़ आपकी स्ट्रेंथ है वो हमेशा आपकी स्ट्रेंथ रहने वाली है, वो कहीं जाएगी नहीं। अगर उसके ऊपर थोड़ा सा भी काम करोगे ना तो बहुत बेहतर हो जाएगा। तो इसके ऊपर थोड़ा समय दो तो ज़्यादा बेहतर है, और अपनी वीकनेसेस पे अगर ज़्यादा समय दोगे तो ये और ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि जो बेहतर है वो तो बेहतर रहेगा ही रहेगा। और जो मेरी कमज़ोरियां हैं, जैसे जीएस मेरा कमज़ोरी है, स्टैटिक मेरा कमज़ोरी है, और भी मेरे पॉइंट्स कमज़ोर हैं, मैं उन्हें डेली 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 कर करके समय बढ़ाते चला जाऊंगा, तो वो मेरा और स्ट्रॉन्ग पार्ट होता चला जाएगा। और स्ट्रॉन्ग पार्ट होता चला जाएगा तो हम यहाँ पर सिलेक्शन में और आगे बढ़ते चले जाएंगे। एक और एग्जाम्पल जैसे हम ऐसे समझाते हैं, आप बहुत सारे यहाँ पर एक तरीके से गाइडेंस वीडियो देखते हैं और भी कई सारी चीज़ें देखते हैं, जहाँ पर आपको लगता है, सुनते भी हैं कि न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत ज़रूरी है। पहला दिन आप न्यूज़पेपर उठाते हैं, एकदम धड़ाम खत्म भाई, नहीं समझ में आया। उसके बाद दूसरे दिन की आदत क्या होती है, क्योंकि महीने पर न्यूज़पेपर वाला बांध रखा है, अब वो न्यूज़पेपर आता है, या तो उसको शेल्फ पे बिछाया जाता है, या बढ़िया से किताबों की कवर लगाई जाती है, या रोटी लपेट के जो है लाइब्रेरी में लेके जाया जाता है, पढ़ा नहीं जाता, सब समझ में नहीं आता है। ठीक है, न्यूज़पेपर नहीं समझ में आता, क्या आपने 6ठी क्लास से शुरुआत की इंग्लिश की पढ़ने की, 7वीं की इंग्लिश उठा के पढ़ने की कोशिश की, 8वीं की इंग्लिश उठा के पढ़ने की कोशिश की? एफर्ट नहीं लगा रहे हैं। और बिना एफर्ट लगाए आप क्या सोच रहे हैं कि आपको सब कुछ आ जाएगा, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो सबसे पहले प्रायोरिटी बनाइए, प्रायोरिटी में अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को नोट करिए, और जो आपकी वीकनेस है आप उसके ऊपर काम करिए। ठीक है, दिन में 100 काम आपके पास आएंगे। बोलते हैं ना कि बुलाती है मगर जाने का नहीं वाली बात हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर उन्हीं चीज़ों को प्राथमिकता देनी है जो बहुत 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 ज़रूरी है, और वो काम स्पेशली जो अगले 1 साल तक आपको भविष्य में आगे लेके जाने वाला है। सब्जी खरीदना प्रायोरिटी नहीं है मेरे भाई। यहाँ पर अगर आपका मेंस का पेपर 2 महीने के बाद है, 1 महीने के बाद है, तो मॉक टेस्ट लगाना प्रायोरिटी है आपकी। घर पे बात करना प्रायोरिटी नहीं है आपका, आईपीएल देखना प्रायोरिटी नहीं है आपका, हॉटस्टार पर सब्सक्रिप्शन लेना प्रायोरिटी नहीं है आपका। प्रायोरिटी आपको किताब लेना है, प्रायोरिटी आपके प्रैक्टिस सेट लेना है, प्रायोरिटी आपका जीके के क्वेश्चंस लगाना है, प्रायोरिटी आपका डिस्कशन जो है वो डिस्कशंस आपके आईपीएल के और बिग बॉस ना होके वो डिस्कशन अगर स्टैटिक जीके के हो तो मुझे लगता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट के लिए आप प्रॉपर जो है अपना डेली रूटीन देखो कि आपको कितने घंटे मिलते हैं, और उन कितने घंटों में आपका कितने घंटे जो जो प्रायोरिटाइज चीज़ें उनमें करो। दूसरी बात यहाँ पर जो है टाइम सेव करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करो। जैसे मानो मुझे अगर मान लो कि पूरे दिन में 9 घंटे मिलते हैं, और इन 9 घंटे में अगर मान लीजिए कि मेरा 2 आवर ट्रैवलिंग में चला जाता है, 2 घंटे ट्रैवलिंग में चला जाता है, यकीन मानिए हो सकता है। तो अब बहुत लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, देखता हूँ मेट्रो में कि लोग जो है यहाँ से नोएडा जॉब करने जा रहे हैं और वापस नोएडा से आ रहे हैं, लेकिन फिर भी सुबह में जाते वक्त उनके हाथ में न्यूज़पेपर होता है, और रात में आते वक्त उनके हाथ में द हिंदू की मैगजीन होती है। और ये वो लोग होते हैं जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं जॉब के करने के साथ साथ।
तो समय उनके पास भी नहीं है, लेकिन वो अपने समय में से समय निकाल रहे हैं ताकि वो अपने भविष्य को और ज़्यादा सुनहरा कर सकें। मेरे साथ भी होता था कि जब मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ, ठीक है, मान लीजिए ऑटो में जा रहा हूँ, तो ऑटो में मैं क्या करूँगा, कोई भी एप्लीकेशन खोल ली मैंने जहाँ से मुझे मिनी मॉक्स मिल जाते थे, क्विज मिल जाते थे, उन्हें लगाते गए। फिर आते वक्त जो है गाना सुनने के बजाय वहाँ पर हम अपना क्विज देते चले आए। लाइब्रेरी में जो है बाकी लोग बात कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। अब बहुत लोगों की आदत भी यहाँ पर होती है कि खाना खाने के बाद कम से कम 1 घंटे का तो रेस्ट चाहिए ही चाहिए। बॉडी मेरा एक्टिव ही नहीं हो पाता है, हम सुचारू रूप से चार्ज नहीं हो पाते हैं। खाना खाने के बाद 1 घंटे चाहिए ताकि हम पहले अपने आप को चार्ज अप कर पाएं, उसके बाद हम बढ़िया से पढ़ाई करेंगे। ये भी आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल है मेरे भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज यकीन मानो मैं ही वो लड़का था, ठीक है, जब पढ़ाई करते वक्त मुझे भी 1 घंटे की नींद चाहिए होती थी, लेकिन आज जब मैं पढ़ाने जाता हूँ ना, तो सुबह के 9:30 से लेकर मैं रात के 12:30 बजे तक पढ़ाता हूँ, और इसमें मुझे दिन में 10 मिनट का भी ब्रेक नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी मुझे मज़ा आता है पढ़ाने में। और 12:30 के बाद भी होता है कि अगर 1 घंटे की क्लास हो रही तो मैं और पढ़ा दूँ। तो अपना इंटरेस्ट डेवलप करना शुरू करो अपने काम में, जितना ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा उतना मज़ा आएगा, ठीक है। और टाइम मैनेजमेंट पर और ज़्यादा फोकस करो। दूसरा पॉइंट बताओ यहाँ पर, दूसरा पॉइंट आप लोगों का क्या है, ठीक है। और भी अपने डाउट बताते चलो मेरे भाई, जितना ज़्यादा है यहाँ पर जो रियलिटी में डाउट है, जो आप लोगों का तैयारी से संबंधित है और भी है, ठीक है, वो मुझे बताओ यहाँ पर। हाँ, करंट अफेयर के बारे में है। करंट अफेयर कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, मैं उसके बारे में बताता हूँ। देखो, करंट अफेयर के बारे में कभी भी इस बात को ध्यान रखना, मैं छोटी सी बात बोल रहा हूँ, बहुत पहले भी मैं बोल चुका हूँ। हम करंट अफेयर पढ़ते क्यों हैं? आप ज़रा ये सोचिए कि करंट अफेयर को आपके पाठ्यक्रम में क्यों जोड़ा गया। क्या ज़रूरत थी एसएससी या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को कि वो आपके जीके में करंट अफेयर को जोड़े? पहले तो जीके में करंट अफेयर के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते थे। अगर आप 2016 के पहले का ट्रेंड देख लें तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे, लेकिन अब करंट अफेयर के हर शिफ्ट में 7-7 सवाल, 8-8 सवाल क्यों होते हैं? ठीक है, कारण है मेरे भाई यहाँ पर, जिस तरीके से हमारे बाईलैटरल्स मीटिंग बढ़े, जिस तरीके से हमारा देश बढ़ रहा है, हमारा जीडीपी में ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, जिस तरीके से हमारी सभी चीज़ों में ग्रोथ हो रही है, हम जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, तो आज के समय में जब कोई बंदा बिना करंट अफेयर पढ़े या एक तरीके से बिना उनके आसपास के नॉलेज का जानकारी हुए जब वो सेलेक्ट होने के बाद डिपार्टमेंट में जाता है ना, तो एकदम डम्ब सा बैठ जाता है। उसको पता ही नहीं घटना क्या हो रही है। उसको ज़्यादा से ज़्यादा पता है तो वर्ल्ड कप किसने जीता वो पता है, ज़्यादा से ज़्यादा पता है तो चुनाव में यहाँ पर कौन से नेता हारे, कौन से नेता जीते, ठीक है, और यहाँ पर किस पार्टी की सरकार बनी, उसके ऊपर मुद्दे पता हैं। लेकिन वास्तविक जो जानकारी है कि यहाँ पर भारत में क्या काम हो रहा है, ठीक है, हमने इजराइल के साथ क्या समझौता किया, हमने अमेरिका के साथ क्या समझौता किया, हमारी कूटनीति क्या, हमारी रक्षा नीति क्या है, ठीक है, जो आपको खान सर भी अपने वीडियो के माध्यम से इतना ज़्यादा बताते हैं, हम उनके बारे में अवगत ही नहीं होते हैं। कहीं पर अगर दिख भी रहा होता है तो हम नहीं तैयारी करते हैं। राज्यसभा टीवी जो है, कभी आप उसको देखते हैं? लेकिन आप वहीं एक यूपीएससी एस्पिरेंट से पूछिए तो आपके फ़ोन में जहाँ पर हॉटस्टार और यूट्यूब खुला है, जहाँ फर्जी थंबनेल के पीछे आप भागते हैं, वहीं पर उतने ही समय में खाना खाते हुए वो भी देखते हैं मोबाइल, लेकिन वो आपका वाला चैनल नहीं देखते, वो राज्यसभा टीवी देखते हैं। वो आज तक और एबीपी न्यूज़ नहीं देखते हैं, वो राज्यसभा टीवी में बैठकर पूरा जो भी काम हुआ है पूरे दिन में, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो उसे नोट डाउन करते हैं, उसे पढ़ते हैं। यूँ समझ लीजिए कि मेरे आसपास सब कुछ है। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरे लेफ्ट में सिगरेट की भी दुकान है, मेरे सामने दारू की भी दुकान है, और मेरे राइट में किताबों की भी दुकान है, बगल में एक मंदिर भी है। जिसकी आस्था जिस चीज़ से जुड़ी हुई है वो उसी के पास जाना पसंद करता है, ठीक है। एक नशेड़ी जो है उसको दारू की दुकान अच्छी लगेगी, एक पढ़ने वाले को जो है वो किताब की दुकान अच्छी लगेगी, और अगर एक पुजारी है, एक भक्त है, तो उसको मंदिर अच्छा लगेगा, उसको मंदिर में सबसे ज़्यादा शांति मिलेगा। तो हर किसी का जन्नत यहीं पर है। वो डिपेंड करता है कि उसकी आंखें क्या देख रही हैं और उसका दिल क्या कहता है, दिमाग क्या कहता है कि किस चीज़ के पीछे भागना है। आपके पास सब कुछ है, सारा कुछ अवेलेबल है, सब आपके लेफ्ट राइट सब यहीं पर मौजूद है। अब वो चूज़ आप क्या करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर जो है ना, करंट अफेयर पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि एक तरीके से सब चाहते हैं कि आप जो है वो थोड़ा सा अपडेटेड रहे। ऐसा ना हो कि आप यहाँ पर रट कर जा रहे हैं, पेपर क्लियर करके जा रहे हैं, बस कि हाँ रट लिया, उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन हो जा रहा है, ठीक है, और आप यहाँ पर जब जाते हैं तो एकदम डम से फील होते हैं। नहीं, तो इसीलिए जो है एसएससी हो गए, बाकी एग्जाम्स भी हो गए, वो ये चाह रहे हैं कि आप थोड़ा सा अपडेटेड फील करें। इसी वजह से अब करंट अफेयर हमें कितना पढ़ना है? तो करंट अफेयर हमें बहुत ज़्यादा भी नहीं पढ़ना कि हम 1 घंटे की वीडियो किसी की बैठ के देख रहे हैं, नहीं करना भाई इतना। और करंट अफेयर को ऐसा भी नहीं करना है कि आखिरी के 1 मंथ में 6 महीने का करंट अफेयर पढ़ के चले जाएंगे। दोनों का नुकसान है। अगर हम 1-1 घंटे की डेली वीडियो देखेंगे तो आप यूँ समझ लीजिए कि इस 1 घंटे में आप ग्रामर की बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते थे, रीजनिंग या मैथ की बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते थे, लेकिन आप करंट अफेयर के एकदम डेप्थ लेवल में चले गए, जैसे आप इसका एकदम ओसो ही बनना चाह रहे हैं और इसके ऊपर किताब लिखेंगे।
कोई चैनल करा रहा है 1 घंटे, वो बहुत अच्छी बात है, हो सकता है किसी और परीक्षा के लिए ज़रूरत हो, लेकिन 1 डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए 1 घंटे की करंट अफेयर की कभी भी आवश्यकता नहीं होती है। मैक्स टू मैक्स जो करंट अफेयर का रहता है वो रहता है आपको कि डेली के कम से कम अगर हम बात करें तो 10 से 15 क्वेश्चन हो गए, वो बहुत है। और वीडियो लेंथ की बात करते हैं तो मुझे लगता है 15 से 25 मिनट जो है वो बहुत है। ठीक है, इतने मिनट की आप वीडियो देखिए, जैसे हमारे दीपक सर है वो करंट अफेयर पढ़ाते हैं, आपको कोई भी चैनल अच्छा लग रहा है जो भी है, ठीक है, तो आप उतने मिनट का करंट अफेयर देखो और उतने क्वेश्चंस आप लगाओ, बस दैट्स इनफ। अब यहाँ पर इनके क्या नोट्स बनाना ज़रूरी है, ये भी बच्चों के मन में आता है कि सर करंट अफेयर का क्या हम डेली बेसिस पर नोट्स बनाए। तो देखो, करंट अफेयर के कभी भी नोट्स नहीं बनाए जाते। करंट अफेयर में किन बातों का नोट्स बनाया जाता है वो बहुत ज़रूरी है। जैसे यूँ समझ लो कि दुकान में 100 चीज़ें हैं खाने के लिए, तो 100 के 100 खाने के लिए हैं, लेकिन वो एक ही दिन खाने के लिए नहीं है। ठीक है, तो करंट अफेयर में हम नोट्स क्या बनाना चाहिए, मैंने पहले भी कहा ऑफलाइन में, तो जो पार्ट आपका स्टैटिक का रहता है, जो नहीं बदलता है, आप उनके नोट्स बनाओ। जैसे मानो मैं करंट अफेयर पढ़ाया, मैंने 20 मिनट का लेक्चर, आपने मेरी वीडियो देखी, तो ये नहीं कि आज मैं जितने क्वेश्चन बोर्ड पर लेकर आया हूँ आपको अपने सारे नोट्स बनाने, बिल्कुल भी नहीं। इसमें जो स्टैटिक पार्ट था, जैसे कौन से राज्य में कौन सी झील मौजूद है, कौन सा दर्रा किस राज्य से होकर पास करता है, ये चीज़ें नहीं बदलने वाली हैं। तो ये नहीं बदलने वाली हैं तो इनके नोट्स आप अपने कॉपी में बनाएं, ताकि इनको जितनी बार भी आप रिवाइज करें ना, उतना आपको मजा आए। यहाँ पर किस राज्य के सीएम कौन से नियुक्त हुए हैं यहाँ पर, तो इन सभी बातों पर ध्यान देना होता है, अच्छे तरीके से इनको पढ़ना होता है और इनके नोट्स बनाने होते हैं। किसी भी प्रतियोगिता एग्जाम के लिए जो करंट अफेयर महत्वपूर्ण होता है वो आखिरी के 6 से 7 महीने का करंट अफेयर ज़रूरी होता है। इससे ना ज़्यादा पढ़ना है, ना इससे हमें कम पढ़ना है। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि मार्केट में 2 किताबें बहुत अच्छी हैं, अगर आप मान लीजिए कि शुरू से थोड़ी वीडियो देखने की आदत लगाइए और आखिरी के 1 डेढ़ महीने में स्पीडी की एक बहुत अच्छी किताब आती है। अब स्पीडी की किताब इंग्लिश में भी आने लगी है, पहले हिंदी में आती थी। आप स्पीडी की किताब जाके खरीद लीजिए, जो नोट्स बनाएंगे उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर मटेरियल इसके अंदर दिया गया होता है, तो वो आपका समय बचा देता है। जैसे मेरा, अगर मैं आपकी जगह रहता तो मैं इतना करता कि मैं आराम से, जैसे दीपक सर पढ़ाते हैं, आराम से उनकी वीडियो देखी 15 मिनट का जितना उन्होंने कराया। ठीक है, मैंने उनके बहुत बढ़िया तरीके से जो स्टैटिक वाला पार्ट है वो नोट्स बनाए, इससे ज़्यादा फालतू की चीज़ें लिखी नहीं मैंने। और जब मेरा परीक्षा आया तो उसके बाद मैंने स्पीडी की किताब खरीद ली और यहाँ से बाकी चीज़ें कवर अप कर ली। क्यों? क्योंकि इस स्पीडी की किताब में मुझे क्या क्या मिल जाता है जो मेरे काम की है। सबसे पहले करंट अफेयर में जो होता है वो ज़रूरी होता है अपॉइंटमेंट आपका, कि यहाँ पर किन किन लोगों की, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ करंट अफेयर में, और पढ़ना भी क्या होता है और छोड़ना भी क्या होता है, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो करंट अफेयर में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले हो जाता है आपका अपॉइंटमेंट, जो यहाँ पर अपॉइंटमेंट हुए हैं। अब अपॉइंटमेंट यहाँ पर ये नहीं है, ठीक है, कि फलाने फिल्म के प्रोड्यूसर कौन अपॉइंट हुए हैं, वो जरूरी नहीं है। यहाँ पे अपॉइंटमेंट का मतलब यहाँ पर हो गया कि यहाँ पर कौन से राज्य के गवर्नर किसको बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पर जो है वो बहुत ज़रूरी है। आनंदीबेन पटेल जो है, या और भी जो लोग हैं यहाँ पर, ठीक है, या मध्य प्रदेश के यहाँ पर सीएम कौन है, या शिवराज सिंह चौहान जो है मध्य प्रदेश के सीएम बने तो कितनी बार बन चुके हैं। इस तरीके से करके जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं उन पर काम करना होता है। दूसरा जो हो गया वो हमारा बुक एंड ऑथर पर काम करना होता है। अब बुक एंड ऑथर में भी 2 तरह के होते हैं। एक बुक एंड ऑथर यहाँ पर ये हो गया मेरे भाई जो पहले चला आ रहा है, जैसे बाबरनामा हो गया आपका, ठीक है, तो ये जो हो गई, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर की जितनी किताबें हो गई आपका, तो ये जो ओल्ड किताबें हो गई ना, ये एक तो इनके बारे में जो है आपको पढ़ना है। और दूसरा अभी जो नया लॉन्च हुआ है, जैसे मोदी जी ने कोई किताब लॉन्च किया, ठीक है, या फिर मान लीजिए कि किसी और पॉलिटिकल लीडर ने, शशि थरूर की किताब बैक टू बैक आते रहते हैं यहाँ पर, तो वो जो है वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है बुक एंड ऑथर के बारे में, कि नाम क्या है किताब का और उसको लिखा किसने है। तीसरा, अगर हम करंट अफेयर में बात करते हैं यहाँ पर, तो तीसरा जो हो जाता है वो हमें PIN पर ध्यान देना होता है। अब ये PIN क्या है, तो PIN का मतलब हो जाता है पर्सन इन न्यूज़, जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा चर्चा में है, जिसकी चर्चा ज़्यादा हो रही है। अब चर्चा का मतलब यहाँ पर ये नहीं है, ठीक है, कि किसी ने कच्चा बादाम पर डांस कर दिया तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे, या कच्चा बादाम वाले को जो है ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल रही है, वायरल यही हो रहा है, तो इसके बारे में ज़्यादा जानना है। नहीं मेरे भाई, ये PIN नहीं है। PIN का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि ऑल ओवर इंडिया में जैसे अदानी हो गए, वो PIN है कि वो बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर ट्रेंड में है। ठीक है, कारण यहाँ पर क्यों है, क्योंकि अपने बिजनेस मॉडल की वजह से, अपने तरीकों के वजह से, जिस तरीके से उन्होंने ग्रोथ दिखाया है, तो उसमें ये पूछा जा सकता है कि फलाना इंडस्ट्री या फलाना फैक्ट्री या फलाना जो है वो किससे संबंधित है, या यहाँ पर जो है इनके ओनर कौन है, इस तरीके से करके वर्ल्ड के रिचेस्ट कौन है, एशिया का रिचेस्ट कौन है। तो जो पर्सन सबसे ज़्यादा चर्चा में होता है, कोई व्यक्ति जो है अगर मान लीजिए अपने खेल के वजह से बहुत ज़्यादा चर्चा में है, तो उससे पूछा जाएगा। जैसे मान लीजिए सूर्य कुमार यादव हो गए, तो उनके बारे में पूछा जा सकता है कि डेब्यू इन्होंने कब किया हुआ था, ठीक है, इन्होंने
उन्होंने कितने टेस्ट खेले हैं, कितने ओडीआई खेले हैं, इस तरीके से करके। बॉलीवुड से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहता है, बॉलीवुड में आपका जो क्वेश्चन रहता है वो आपका अवार्ड से रहता है, तो आपको अवार्ड में सबसे ज़्यादा फोकस करना है। अब अवार्ड में आपको दो ही जगह से ज़्यादा अवार्ड पूछा जाता है, एक तो आपका स्पोर्ट्स हो गया और दूसरा एक तरीके से फिल्म इंडस्ट्री हो गया, आप इनमें ध्यान रख सकते हैं। बाकी और कोई दूसरा ज़्यादा अवार्ड की महत्व होती नहीं है। स्पोर्ट्स में भी आपके ओलंपिक्स होते हैं, विंटर ओलंपिक्स हो गया, पैरा ओलंपिक्स हो गया, समर ओलंपिक्स हो गया, आपके अंडे यहाँ पर आपके अपने जो है इंडिया में काफ़ी अलग अलग स्पोर्ट्स होता है, उसके अंदर जो है ठीक है पूछा जाता है। तो ये स्पोर्ट्स में आपको जो है जो अवार्ड मिला है किसको, रेसलिंग में, ये भी पूछा जाता है फलाना व्यक्ति किस खेल से संबंधित है, रेसलिंग से कौन संबंधित है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर जो है मीराबाई चानू का किस खेल से संबंध है, अभी इन्होंने हाल फिलहाल में फलाने ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता है, या ओलंपिक में भारत की जो स्थान थी वो क्या थी, इस तरीके से करके। और फिल्म में जैसे दादा साहब फाल्के अवार्ड हो गया, और भी चीज़ें हो गई, तो ये अवार्ड यहाँ से भी पूछा जाता है। तीसरा अगर हम बात करते हैं तो जैसे कोई भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो गए यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर जो है एक तरीके से इवेंट का थीम हो गया, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए कोई भी अगर ओलंपिक्स ही है तो उस ओलंपिक का पर्टिकुलर एक टाइटल भी होगा, ठीक है। अगर आप बात करेंगे 2020 में जो ओलंपिक है उसका टाइटल एक होगा, 24 में जो होगा उसका टाइटल होगा। उसके बाद यहाँ पर मेजबानी कौन करेगा, कौन सा कंट्री पिछली बार होस्ट किया था, कौन सा कंट्री उसको आगे होस्ट करने वाला है, तो ये सारी बातें यहाँ पर जो है इन बातों का ध्यान रखना होता है। और ये आप तभी याद कर पाते हैं जब आप डे बाई डे जो है वो डेली प्रोसेस से पढ़ते हैं। लास्ट अगर हम यहाँ बात करते हैं तो मिलिट्री एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे अगर मैं मानो यहाँ पूछूं कि संप्रीति जो है, संप्रीति मिलिट्री एक्सरसाइज किसके बीच में होता है, अब ज़रा कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि संप्रीति मिलिट्री एक्सरसाइज किसके बीच में होता है। फिक्स है, यहाँ पर फिक्स है कि संप्रीति फलाना फलाना देश के बीच में होगा, इंडिया और किसके बीच में होता है, चलिए बताइए। ऐसे कई सारे संप्रीति हो गए, एमओयू होता है, एमओआई होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो गया, इस तरीके से करके। तो ये सारी बातें जो हैं वो आपको ध्यान रखनी होती हैं। सर आप पक्के खिलाड़ी जब तक नहीं बनेंगे ना, यकीन मानिए आपसे कोई पेपर नहीं होने वाला है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, वीडियो को लाइक भी करते रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहेंगे, ठीक है। इंडिया और बांग्लादेश, बहुत शानदार, बिल्कुल। इंडिया और बांग्लादेश का जो होता है वो आपका क्या होता है, संप्रीति मिलिट्री एक्सरसाइज होता है। ऐसे ही इंडिया श्रीलंका का भी होता है, इंडिया भूटान का भी होता है, इंडिया नेपाल का भी होता है, इंडिया अमेरिका का भी होता है, इंडिया इजराइल का भी होता है। तो ये चीज़ें पढ़नी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अगर हम नहीं पढ़ेंगे यहाँ पर तो बहुत सारी दिक्कतें हमारे साथ आ सकती हैं, ठीक है। चलिए आ जाइए, अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट जो पॉइंट आ रहा है। हाँ ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि करंट अफेयर को आपको जो है वो डेली अपना आधा घंटा देना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जो स्टैटिक पार्ट है उनके नोट्स बनाने हैं, और लास्ट टाइम मेरे एक अच्छी सी मैगजीन खरीद के वहाँ से तैयारी कर लेनी है भाई, ठीक है। चलो और बताओ, टाइम मैनेजमेंट पर हमने बात कर लिया, करंट अफेयर पर हमने बात कर लिया, और बताइए कैसे करेंगे, ठीक है, और बताइए। बिगिनर बच्चे तैयारी कैसे करें, देखो मैं दोनों बातें बताता हूँ। एक ये बहुत ज़्यादा मतलब क्वेश्चनेबल हो जाता है कि बिगिनर जो स्टूडेंट है यहाँ पर, ठीक है, जो एकदम फ्रेशर्स हैं, अगर मैं यहाँ बात करूँ जिन्होंने एकदम तैयारी को शुरू किया है, ये फ्रेशर स्टूडेंट कैसे तैयारी करें, फ्रेशर कैसे, ठीक है, तैयारी करें यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो कि इनकी प्रिपरेशन कैसे होने वाली है, ठीक है। अब देखिए जैसे क्या होता है कि सबसे पहले आपका ये सवाल आपका अपने आप से होना चाहिए कि आपने यहाँ पर जो है अगर मान लीजिए जो भी एग्ज़ाम को टारगेट किया है वो क्यों किया है, क्या आपकी ये मजबूरी है, ठीक है, कि आप इस मजबूरी के कारण इस सवाल को, जैसे एक तरीके से मेरी मजबूरी थी, मेरा कहीं जॉब नहीं लगा, मैं बीटेक का बंदा हूँ, 15,000 की मेरे को नौकरी मिल रही थी तो मुझे बीटेक नहीं करना था, मुझे इंजीनियरिंग की नौकरी नहीं करनी थी, तो मेरे घर में किसी ने कहा कि एसएससी की तैयारी होती है, एसएससी का पेपर होता है, और मेरे पड़ोस में कोई एसएससी में सेलेक्टेड है, इसीलिए हम एसएससी में कूद के आ गए और हम तैयारी शुरू कर दी है। क्या हम इस वजह से तैयारी कर रहे हैं, या मेरे बगल में, घर के बगल में कोई जो है रेलवे ग्रुप डी का लगा है, उसको मोटा दहेज मिला है, आराम से जो है 10 लाख 15 लाख रुपए की शादी हुई है, तो इस वजह से जो है उसके दहेज के पैसे को देखकर हम यहाँ पर जो है एक तरीके से सरकारी नौकरी की तैयारी करने आए हैं। या फिर ये कारण है कि हमने खाकी वेब सीरीज देखी है, आईपीएस लेवल का अलग ही एक भौकाल होता है, मज़ा आता है भैया जब एकदम सायरन निकलता है, एकदम जो है समाज में रुतबा होता है, तो हमको इस वजह से तैयारी करना है। या फिर आपके घर में या रिलेटिव में कोई आपके फलाना ताता फूफा चाऊ कोई है, वीडियो है या कुछ है, और बढ़िया एकदम 2-4 कोठी बनवा रखे हैं, अच्छा खासा 2-3 गाड़ी भी उनके दरवाजे पे खड़ी है, देखते हैं तो बहुत पैसा है,
काम पर उन्हें जाना नहीं है तो उस वजह से तैयारी करनी है। अगर आपके कुछ सपने इसमें से हैं जो सिर्फ प्रॉफिट देखकर आप उस जॉब में जा रहे हैं, तो यकीन मानिए आप बहुत गलत दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि अडानी को भी फिर इसी दिशा में चले जाना चाहिए था। बेकार में वो जो है अपना हीरा का बिजनेस शुरू किया या कहीं पर भी जो है छोटा मोटा कोई काम किया, उन्हें भी सरकारी नौकरी की तैयारी करने की आवश्यकता थी। क्योंकि है ना, अगर प्रॉफिट के वजह से अगर हम किसी चीज़ के पीछे भागते हैं तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। प्रॉफिट के पीछे भागना मतलब एक स्टार्टअप मिल जाए, एक किक मिल जाए, कि ये मिल जाए, तो शायद आप अच्छे से, मुझे नहीं लगता कि प्राइवेट सेक्टर के बारे में जानते हैं। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जानेंगे तो 5-5 लाख रुपए, 6-6 लाख रुपए भी सैलरी होती है अगर ढंग की पोस्ट में हो तो, और ज़िंदगी ऐसी है जिसकी कोई बात ही नहीं करते। वो छोड़िए, शायद आप हमारे फिर टीचिंग के बारे में नहीं जानते हैं, ठीक है, कि शायद एक इंस्पेक्टर 20 साल में जितना नहीं कमा सकता ना, उतना एक टीचर अगर महीने में चाहे तो कमा सकता है ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से। मैं छोड़ो, कोई भी अगर ऐसा हो तो पूरे जीवन भर की एक इंस्पेक्टर की कमाई निकल जाएगी, एक टीचर एक महीने में निकाल देगा उतना, खान सर जैसे बड़े कोई टीचर हो गया तो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हर चीज़ पैसा नहीं होता, हर चीज़ यहाँ पर एक तरीके से स्टार्टअप नहीं होता कि हाँ किसी के घर पे 2 गाड़ी खड़ी है और जो काम वो कर रहा है वही काम हम करने चलेंगे, ऐसा नहीं होता। ये चीज़ें डिसाइड नहीं करती हैं करियर आपका। आज के समय में कई सारे बच्चों को देख रहा हूँ, 12th पास आउट किए हुए हैं, ग्रेजुएशन के पहले साल में हैं और कुछ नहीं मिला तो सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें साधन कम लगना है। ऐसा नहीं है। फिर उसके इसमें यहाँ पर क्या होता है कि आप 2 साल 3 साल तैयारी करते तो हैं, लेकिन अंदर की चीज़ें मजबूत नहीं होती हैं, आपके स्ट्रॉन्ग विल डिज़ायर मजबूत नहीं होता है, तो बाद में आप टूट से जाते हैं, बिखर से जाते हैं और फिर तैयारी आपको छोड़नी पड़ती है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा आपको करना चाहिए। सबसे पहले आप यहाँ पर जो है तैयारी कैसे करें वो बाद की बात है, तैयारी क्यों करें इस क्यों पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है कि आपका जो क्यों है ना, ये बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। वाई, मैं हमेशा कहता हूँ कि इंसान का जो वाई है ना वो बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर कोई मुझसे पूछे कि सर आपने अपनी जो है इतना बढ़िया 4-4 5-5 सरकारी नौकरी निकालने के बाद भी आप अभी टीचिंग क्यों करते हो, ठीक है, तो ये मेरा क्यों बहुत क्लियर है, क्योंकि मुझे मज़ा आता है। और मुझे आज से नहीं, जब मैं दिल्ली में 2014 से आया था, मैं तब से ट्यूशन्स पढ़ा रहा हूँ। मैंने होम ट्यूशन्स पढ़ाए, मैंने घर घर जाके ट्यूशन्स पढ़ाया है, 6ठी क्लास के बच्चों को, 8वीं क्लास के बच्चों को, 10वीं क्लास के बच्चों को, ग्रेजुएशन को, फिर एसएससी के बच्चों को। तो मैं शुरू से मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता है। मैं रोता हुआ घर से निकलूँगा और ट्यूशन पढ़ाने के बाद हंसता हुआ वापस घर पे आऊँगा, चाहे रीज़न कुछ भी रहे, किसी से मेरी कितनी भी लड़ाई क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं पढ़ा लूँ तो आधे घंटे के बाद मेरे चेहरे पर बड़ी मुस्कान आएगी, क्योंकि मुझे मज़ा आता था कि हाँ यार मैंने किसी को कुछ दिया है, कुछ सिखाया है, मैंने कुछ नॉलेज शेयर किया है, उसके चेहरे पर एक मुस्कान लेकर आया और मुझे सेटिस्फैक्शन मिलता था। तो ये क्यों बहुत रीज़न क्लियर है। अभी तो आपको जैसे तैसे लगेगा ना, पता क्या सोच रहे हो, पागल आदमी है, क्या बता रहा है, छोड़ो यार, कुछ गाइडेंस वाइडेंस बताओ, हमारा सरकारी नौकरी निकले, आराम से पोस्टेड हो। बट आप सबसे बड़े गलतफहमी में, यकीन मानिए, आप जिस लेवल पर है ना, शायद यहाँ से मैं थोड़े से ऊपर उठकर बात कर रहा हूँ आपसे, यकीन नहीं है ना, तो आप जिन भी लोगों को देखते हैं कि जो सीजीएल में सेलेक्टेड हैं, जरा उनसे दोबारा पूछिएगा कि क्या वो दोबारा पेपर नहीं देते हैं। सब देते हैं, सब पेपर देते हैं। यकीन मानो, आप इस भ्रम में हो कि आपको लग रहा है कि लोग दोबारा पेपर नहीं देते हैं और नौकरी निकलने के बाद वो सेटिस्फाई हो जाते हैं। बिल्कुल भी नहीं होता। पहली बात तो नौकरी निकलती नहीं है, और दूसरी निकल भी जाती है तो सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। एक्साइज इंस्पेक्टर बन तो गए हैं और पोस्टिंग भेज दिया केरला, फिर वहाँ से चिल्लाएंगे नारियल तेल में खाना बन गया, हमसे नहीं जिया जाएगा, हम तो दोबारा पेपर देंगे, दोबारा से तैयारी करेंगे। इतनी बुद्धि दिमाग पहले में नहीं थी? बताओ, पहले थी कि नहीं थी? जब तुम्हें पता है रैंक नहीं था, जब तुम्हें पता है नंबर नहीं था, जरूरी था वो पोस्ट चूज़ करना? कोई और चूज़ कर लेता है। रॉन्ग डिसीजंस हैं, क्यों क्लियर नहीं है, और फिर उसके बाद अपना समय, सब कुछ, सब बर्बाद इंसान करता है। अपने रिसोर्स भी इंसान बर्बाद कर रहा है, माँ बाप का समय बर्बाद कर रहा है, पैसा बर्बाद कर रहा है, अपना सब कुछ बर्बाद कर रहा है। तो क्यों क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि ये क्यों क्लियर नहीं होता है ना, तो जो असली जीने की उम्र होती है 25 से 35 साल, जहाँ पर आपको वाकई में ज़िंदगी जीना है, घूमना है, फिरना है, मस्ती करना है, जो आपका एक युवा वाला समय होता है, वो आप अपना इन्हीं तैयारियों के चक्कर में, फ्रस्ट्रेशंस के चक्कर में निकाल देते हैं। शादी ब्याह हो जाता है, फिर ज़िंदगी में जिम्मेदारियां आ जाती हैं और जी नहीं पाते हो। तो ये क्यों क्लियर करो पहले कि हाँ मुझे क्यों ही मतलब एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है। क्या पैसा कमाना मेरा मकसद है? यकीन मानो, अगर पैसा कमाना मकसद है तो आज मेरे पास एक से एक ऐसे बिजनेस मॉडल हैं जिससे आप अपने पैसे को कितना गुना कर सकते हो। ठीक है, तो पैसा रीज़न नहीं होना चाहिए। आपका क्यों क्लियर हो कि वाई डू यू वांट, मतलब मेरा जो रीज़न है, जैसे मानो क्या आपके पापा का सपना है
क्या आप उनके चेहरे पर खुशी देखना चाहते हैं? क्या आप अपने सर की कैप उन्हें चल के पहनाना चाहते हैं? ठीक है, आप समाज में एक बड़ा नाम चाहते हैं, जो भी रीज़न होगा, कोई भी रीज़न हो सकता है, बस वो क्यों क्लियर होना चाहिए। अब वो क्यों क्लियर होने के बाद आपको क्या करना है? क्यों क्लियर होने के बाद फिर आपको रुकना नहीं है, फिर आपको कंसिस्टेंटली जो है लग जाना है। ठीक है, सबसे बड़ा चैलेंज आता है यहाँ पर कि ये फ्रेशर स्टूडेंट के साथ, कि ये फ्रेशर स्टूडेंट तैयारी कैसे करें। मान लीजिए आपका क्यों क्लियर हो गया, थोड़ी बहुत समझदारी के साथ आपने जान ली कि तैयारी करनी है। मैं बात सिर्फ एसएससी को लेकर नहीं करूंगा, मैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को लेकर बात करूंगा कि कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आपको तैयारी करनी है तो आप कैसे करेंगे। चाहे वो एसएससी है, चाहे वो बैंकिंग है, चाहे वो यूपीएससी है, ब्रॉड लेवल पर अगर हम बात करें यहाँ पर तो कैसे होगा। तो सबसे पहले जो है ना, आप वहाँ पर उसका सिलेबस जानना शुरू करो कि उसका सिलेबस है क्या। जैसे मानिए एसएससी का सिलेबस जानना है तो बड़े आसानी से इंटरनेट पर इजीली अवेलेबल मिल जाता है। यूपीएससी का जानना है तो उसकी एक मैगजीन भी आती है, यूपीएससी कोर या ऐसे करके 20 रुपए की, उसमें पूरा यूपीएससी का दिया गया होता है सिलेबस, और भी चीज़ें होती हैं, या इंटरनेट पर भी मिल जाता है, यूट्यूब पर भी। दूसरा, सिलेबस देखने के बाद जो है ना, आप कम से कम 1 या 2 टॉपर की वीडियो देखा करो, टॉपर्स स्ट्रैटेजी जाना करो कि टॉपर की स्ट्रैटेजी क्या थी, और टॉपर की वीडियो देखो। फॉलो कुछ भी नहीं करना, बस अभी वीडियो देखना है, उनके स्ट्रैटेजी जानने आपको कि उन्होंने किस तरीके से काम शुरू किया, किस तरीके से पढ़ना शुरू किया, और क्या उनका रणनीति रहा, कितने समय लगे, उन्होंने कौन से सब्जेक्ट को चूज़ किए। कारण बताता हूँ मैं, मान लीजिए कि मैं 12th में हूँ, ठीक है, आनंद फानन में हमें कुछ समझ में नहीं आया और हमने जो है केमिस्ट्री ऑनर्स कर लिया, और ग्रेजुएशन करने के बाद जो है हमारी इच्छा हुई कि हमें यूपीएससी करनी है। हालांकि इच्छा हमारी 12th में भी थी, बताने वाला कोई नहीं था, सबने कहा तुम जैसे तैसे करके ग्रेजुएशन कर लो। अब हमने ग्रेजुएशन कर लिया केमिस्ट्री ऑनर्स में। केमिस्ट्री ऑनर्स ग्रेजुएशन करने के बाद जब यूपीएससी की तैयारी करने गए तो पता चला कि मेरा रूममेट जो है वो हिस्ट्री ऑनर्स करके आया है और उसने ऑप्शनल में हिस्ट्री ले रखा है। तो भाई 500 नंबर का तो पेपर उसका ऐसे ही तैयार हो गया है। ठीक है, दूसरा रूममेट मेरा एसएससी का है, उसने यहाँ पर जो है पॉलिटी ऑनर्स कर रखा है, तो उसकी पॉलिटी तो ऐसे ही स्ट्रांग है, प्री और मेंस में तो उसके ऐसे ही नंबर आ जाएंगे। मेरा केमिस्ट्री ठहरा छोटा सब्जेक्ट, काम किसी का आना नहीं है, तो हमने तो 3 साल बर्बाद कर दिया। और ना सिर्फ इन 3 साल बर्बाद होते हैं, जितना बड़ा सब्जेक्ट आप ऑनर्स में चूज करते हैं समय भी आपका उतना ही लगता है। अगर आप केमिस्ट्री ऑनर्स चूज करेंगे ग्रेजुएशन में तो डेली के आपके 8 से 9 घंटे जाने हैं, अगर आप रेगुलर कॉलेज कर रहे हैं तो, और वो आपका पूरा समय बेकार करके चला जाता है। लेकिन अगर वहीं कोई आर्ट्स जैसा सब्जेक्ट आपके पास रहता तो आप अपना डेली का काफी समय बचाते हैं और उसको आप तैयारी में लेकर आते हैं। ठीक है, तो शुरू में जो है वो सिलेबस जरूर देखिए कि वो सिलेबस क्या है। उसके बाद आप यहाँ पर टॉपर्स की स्ट्रेटजी देखिए। दूसरी बात, उसके अंदर वो पोस्ट डिटेल जो होता है ना, मैं बार बार कहता हूँ कि वो पोस्ट डिटेल को देखा करो, वो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेगा। ठीक है, जैसे आप सीबीआई में जाना चाहते हैं, आप ईडी डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, आप इनकम टैक्स में डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, ये आपको एक कॉन्स्टेंट मोटिवेशन दे रहा होता है आगे बढ़ने का। ठीक है, तो पहले जो है आप लोग यहाँ पर बढ़िया तरीके से अपने सिलेबस से रूबरू रहो, टॉपर्स की स्ट्रेटजी जानो, पोस्ट डिटेल जानो, और उसके बाद जो है यहाँ पर तब आप तलाश करो कि आपको यहाँ पर किताबें कौन सी पढ़नी है, आपको यहाँ पर कोचिंग कहाँ से लेना है, आपको यहाँ पर यूट्यूब से फॉलो करना है, सेल्फ स्टडी करना है, जो भी करना है तो वो आपको कहाँ से करना है, किस तरीके से करना है। इसमें जो है बहुत सारी बातें आपकी ये टॉपर्स के वीडियो से पता चल जाता है, जो यहाँ से आपको सजेशन मिलता है, या जो आपके फ्रेंड और आपके रिलेटिव्स बताते हैं, वहाँ से आपको काफ़ी सारी बातें पता चल जाती हैं। जैसे मैं अपनी बात शेयर करता हूँ, 2014 में मैं दिल्ली में आया था। ठीक है, बहुत मतलब अलग अलग वेबसाइट मैंने देखे हैं जो मेरे बारे में बहुत सारी बातें लिखते हैं, सारे फर्जी होते हैं, किसी को एग्जैक्ट डेटा पता नहीं है। मैं अपने बारे में आज थोड़ा सा अगर मैं अपनी बायोग्राफी बताऊँ, छोटी सी कहानी, तो मेरा जो जन्म हुआ है वो मेरा जन्म बिहार में हुआ है और मैं पला बड़ा भी वहीं से हूँ। मैंने वहाँ से 10वीं तक किया है, सेंट जेवियर स्कूल जो है वो वहाँ से। ठीक है, उसके बाद जो है मैंने 12वीं की है रांची से। अगर मैं बात करूँ तो ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल जो है एक रांची में जगह है, वहाँ से मैंने किया। 12वीं करने के बाद हमारा मोटिव था कि हमें टीचर बनना है। ठीक है, शुरू से था 12th के बाद ही कि हमारा टीचर बनना है। हम यहाँ पर आ गए ग्रेजुएशन में, केमिस्ट्री ऑनर्स मैंने किया। आज मैं आपको अपना सब्जेक्ट भी बताता हूँ कि मैंने यहाँ पर आके दिल्ली यूनिवर्सिटी से, अच्छा कॉलेज है साउथ कैंपस में, वहाँ से मैंने केमिस्ट्री ऑनर्स कर लिया 3 सालों में। इन 3 सालों में मेरा पूरा समय जो है अपने ऑनर्स में ही निकल जाता था और ट्यूशन्स पढ़ाने में और भी चीज़ों में, तो मुझे कभी यहाँ पर तैयारी करने का मौका नहीं मिल पाया। लेकिन हाँ, मेरे गाँव के 2 लोग थे, एक मेरे अपने अंकल थे और एक उनके फ्रेंड थे। ठीक है, वो यहाँ पर एसएससी की तैयारी करने आए थे। तो उस समय उत्तम नगर में हम लोग रहते थे और बात है यहाँ पर 2014 की। और 2014 में जब वो उत्तम नगर में आए थे ना, तो वो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहे थे, वहाँ से उन्होंने तैयारी करना शुरू किया था। तो वो कोचिंग का जो संडे का मॉक होता था ना, वो उसे लेकर आते थे। और जब वो संडे का मॉक लेकर आते थे ना, तो मेरी बड़ी जिज्ञासा थी, क्योंकि पहली बार जब वो इंक्वायरी करने गए थे तो उस कोचिंग इंस्टीट्यूट का पूरा पैम्पलेट था,
पैम्पलेट में उसने बता रखा था सीपीओ, सब इंस्पेक्टर, दिल्ली पुलिस में ट्रैफिक में जो है ट्रैफिक पुलिस का किस तरीके से क्या क्या पेपर होता है, कैसे तैयारी करनी होती है। तो देख के मुझे ऐसा मोटिवेशन, अरे निकाल लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, इंग्लिश 50 नंबर इतना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो वो मॉक टेस्ट लेकर आते थे तो वो मॉक टेस्ट लाकर रख देंगे, क्योंकि ऑफलाइन उस समय होता था, ऑनलाइन कोचिंग तो थी नहीं, 2014-15 की बात मैं कर रहा हूँ तो। और तब मैं बेचारा 12th करके आया था ग्रेजुएशन के फर्स्ट टाइम पे, तो मैं उन क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश करता था। जो मेरा इंग्लिश था उसके आधार पर कुछ वर्ड मैंने बता दिए, जो मेरा रीजनिंग था थोड़ा बहुत जो भी है जो पढ़ा था, कभी फिटजी की तैयारी की थी, मतलब थोड़ी बहुत इंजीनियरिंग ऐसे कह लो, तो उसके आधार पर थोड़ा बहुत जो है वो हम सही कर पा रहे थे। मैथ्स के कुछ क्वेश्चन हमारे सही हो गए, क्योंकि उस समय पेपर का लेवल इतना होता नहीं था जैसे पूछा था, तो इंटरेस्ट आना शुरू हुआ। तो यहाँ पर क्या होता था कि मेरे ऑनर्स में मेरा पूरा समय निकल गया। तो जैसे मैंने कहा ना कि आपको ये तीनों चीज़ें करनी चाहिए, तो ये तीनों चीज़ें मैंने की हैं, तब हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, मेरा सबसे पहले यहाँ पर जिज्ञासा हुआ कि यार करना क्या है। तो हम सबसे पहले जो है यहाँ पर गए इंस्टीट्यूट्स में, अलग अलग, उत्तम नगर में बात बता रहा हूँ, 2016 में इंक्वायरी करने। ठीक है, मैं हमेशा से 2014 में जब आए, 15 और 16, तो यहाँ पर जो है 16 में हम पूछने गए, मतलब हमारा जो ग्रेजुएशन का सेकंड ईयर था, तो अलग अलग इंस्टीट्यूट थे, सचदेवा, पैरामाउंट और ये सब सारे कोचिंग थे उस समय। तो गए वहाँ पर, इंक्वायरी में जाते हो ना तो बड़ा बढ़िया पैम्पलेट देता है, उस पैम्पलेट में ही सारा सिलेबस लिखा हुआ था कि पेपर का पैटर्न क्या है, कौन से एग्जाम को निकालना है तो उसके लिए कितने सब्जेक्ट होते हैं, उनके कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर आते हैं। और वो पैम्पलेट में, पैरामाउंट की एक पैम्पलेट हुआ करती थी, उसी पैम्पलेट के अंदर जो है वो सारा का सारा दिया गया था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा यार, हाँ यार ये हो सकता है, मतलब कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। पैम्पलेट के पीछे टॉपर्स के फोटो को देखकर लास्ट में वो जब कोई भी इंस्टीट्यूट होता है एक फोटो ऐसा लगा देता है और कहता है नेक्स्ट यू, तो एकदम दिल से आवाज़ आती है कि अगला हम ही हैं, तुम टेंशन मत लो, हम होने वाले हैं। तो सिलेबस यहाँ से थोड़ा मुझे जानकारी मिल गया। इसके बाद उस समय एक और वेबसाइट था करके, mrunal.org, हालांकि इस समय अब ये है कि नहीं है मुझे नहीं पता, और इसमें बहुत सारी बातें। तो mrunal.org से सबसे पहले मैंने जो है वेबसाइट विजिट किया, मैं अपनी एकदम स्टार्टिंग बता रहा हूँ यहाँ से। mrunal.org पर गया, एसएससी में गया, और एसएससी में जाने के बाद जो है वहाँ पर जितने भी एक तरीके से पोस्ट डिटेल थे और जितने भी एग्ज़ाम्स का जो भी पढ़ना था, करंट अफेयर का, स्ट्रेटजी का, सारे के प्रिंट आउट जाके किसी भी तरीके से जोड़ गाड़ के पैसे निकलवा के लेके आए और उसमें टिक करना शुरू किया कि इंग्लिश ऐसे होगा, रीजनिंग ऐसे होगा, मैथ्स ऐसे होगा। फिर उसके बाद बात आती है टॉपर्स स्ट्रेटजी की वीडियो, ये ज़रूरी था। ठीक है, उस समय अलग अलग टॉपर थे, बहुत ज़्यादा वीडियो उस समय इंटरनेट पर उनके आते नहीं थे, ऑनलाइन का ज़माना नहीं था। तो मैं ऑफलाइन में सेमिनार कंडक्ट करने जा रहा था, मतलब जैसे मुझे यूपीएससी का पता चला कि संडे को चाणक्य आईएएस जो है वो फलाना जगह सेमिनार करवा रहा है, तो मैं उत्तम नगर से मुखर्जी नगर पर्टिकुलरली वो सेमिनार करने के लिए आऊँगा। कई बार तो ऐसा होता था ना कि जब मैं डीमोटिवेटेड फील करूँगा तो मैं बस उत्तम नगर से बस पकड़ के आऊँगा। ठीक है, उत्तम नगर से उस समय कौन सी बस आती थी एग्जैक्टली नाम नंबर नहीं याद है। ठीक है, मतलब उत्तम नगर से बस सीधा लेकर आऊँगा मैं, दिल्ली में डीटीसी जो बसें चलती हैं यहाँ पे, और उसके बाद आके मुखर्जी नगर में अलग अलग कोचिंग में जा के सेमिनार अटेंड करना। अच्छा यहाँ पर ऐसे होता है, टॉपर्स का सेमिनार ऐसे होता है, ये ऐसे बोलते हैं, ऐसे तैयारी की। क्योंकि ग्रेजुएशन में जिनकी कॉलेज रेगुलर होती है उतना समय होता नहीं है, तो यहाँ से थोड़ा स्पार्क अपने अंदर जलाए रखा बस कि हाँ आगे चल के तैयारी करनी है। 2017 के लास्ट में मेरा यहाँ पर एक तरीके से ग्रेजुएशन खत्म हुआ। थोड़ी बहुत जानकारी टॉपर लोगों की वीडियो से मिल गई, थोड़ा बहुत सिलेबस का पता कर लिया। लेट हमारे में बहुत हो चुका था, वो हमारी गलती की वजह से बताने वाला कोई नहीं था कि तैयारी करनी कैसे है। इस चक्कर में हम अलग अलग जगह पर भटकते रहें। ठीक है, लेकिन 18 के बाद से हमने तैयारी अपनी शुरू की। 1.5 साल हमें लगे पूरा का पूरा बढ़िया तरीके से। 19 के हाफ तक हमारा प्रिपरेशन हो चुका था। उसी समय गुरुकुल का भी पता चला, फिर बाद में गुरुकुल में भी आए, रहना शुरू किया वहाँ पर, और भी तैयारी शुरू हुई इस तरीके से करके। और बाद में धीरे से तैयारी शुरू हो गई अपनी अच्छे तरीके से। कोचिंग्स लिए ऑफलाइन में, कुछ दिन मैं गया। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वहाँ से मज़ा नहीं आया, बहुत ज़्यादा वाहियात चीज़ें चल रही थी। ठीक है, तो फिर लाइब्रेरी लेकर अपना सेल्फ स्टडी करना शुरू किया, खुद के कंसेप्ट बनाए, खुद की चीज़ें बनाए। लाइब्रेरी में बस एक काम करता था और वो होता था हमेशा इस पोस्ट डिटेल पर मेरी नज़र होती थी। आज भी मेरे पास वो पेपर मेरे सूटकेस में संभाल के रखे हुए हैं जो मैंने mrunal.org से निकाला हुआ था, जिसमें सारे पोस्ट थे। और उसमें एक ही पोस्ट मुझे हमेशा अच्छी लगी थी, वो कैप वाली फ़ोटो एक्साइज इंस्पेक्टर की। वो मुझे हमेशा से पता नहीं क्यों अट्रैक्ट करता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है ना लाइफ में कड़ियाँ जुड़ते चली जाती हैं। कोई भी चीज़ आप एक बार में नहीं सीखते हैं, पहले दिन नहीं सीखते हैं, समय लगता है। तो अगर आप बिगनर हैं ना, तो आपको सबसे पहले अपने सिलेबस पर काम करना चाहिए। टॉपर्स की स्ट्रेटजी की वीडियो देखो आप, पोस्ट डिटेल देखो आप, उसके बाद आप अपना कंसिडरेशन करो कि किताबें कौन सी अच्छी हैं, कोचिंग कौन सी अच्छी है, सेल्फ स्टडी कौन सी अच्छी है। मतलब पहला जो काम होना चाहिए ना, वो आपका काम होना चाहिए सर्च आउट का, कि आप सर्च आउट कर रहे हो बढ़िया तरीके से, लुकआउट कर रहे हो कि हाँ चलो देखते हैं सभी चीज़ें क्या हैं, कैसे हैं, क्या हैं, ताकि आपका एक बेस क्लियर हो सके एक तरीके से।
जब घर बनाना होता है ना, तो मिट्टी डाल के जो नींव है उसको पक्का करना होता है, ताकि अगर नींव आपकी मजबूत हो गई तो उसके ऊपर कितनी भी बिल्डिंग खड़ी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब ये रहे कि बस आपको ये फील ना है ना, क्योंकि जो देखो, जो पोस्ट डिटेल के बारे में सर्च नहीं कर पाया, जो अपने सिलेबस के बारे में सर्च नहीं कर पाया, जो किताबों के बारे में जानकारी नहीं कर पाया, क्या लगता है वो आगे चल के किताब पढ़ेगा? अब जो स्टूडेंट जाके दुकानदार से पूछ रहा है भैया एसएससी की तैयारी करनी है, कौन सी किताब पढ़नी है बताओ, तो वो क्या आगे बढ़ेगा? क्वेस्ट होना चाहिए आपका अंदर से, थर्स्ट होना चाहिए आपका अंदर से कि मुझे बढ़ना है तो मुझे अपने लिए सर्च करना पड़ेगा ना। तो वो चीज़ होना पड़ेगा कि आपको अपने लिए पहले आगे बढ़ना पड़ेगा। अब जैसे मानो इन चीज़ों को आपने सर्च आउट कर लिया, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो फिर उसके बाद आप चूज़ करो अपने तरीके से। आपको यूट्यूब से पढ़ना है तो यूट्यूब पर कई सारे चैनल हैं, कई सारे टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं। आपको लग रहा है कि अगर मैं यहाँ से तैयारी कर सकता हूँ, ये टीचर बढ़िया पढ़ाते हैं, कभी किसी के नाम पे मत जाना। दुनिया में कोई बोले ना कि आदित्य रंजन बहुत बड़े टीचर हैं, बहुत अच्छे टीचर है, अच्छा पढ़ाते हैं, मत पढ़ना। मैं बता रहा हूँ, आप तभी पढ़ना आदित्य रंजन से जब आपको समझ में आए। ठीक है, कोई भी एक्स वाई टीचर है, कोई भी चैनल पर है, अगर मान लीजिए वो पढ़ाता है, आपको समझ में नहीं आ रहा ना, तो मत जाना, भीड़ के पीछे मत भागना। भीड़ का कटेगा तो आपका भी कटेगा, यूँ समझ लीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो आप अपना चैनल चूज करो, आप अपना सोर्स चूज करो कि कहाँ पढ़ना है। किसी के एप्लीकेशन का कोई पेड कोर्स लेना है, आप वो चूज करो कि हाँ भाई कौन बढ़िया पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, वो आप यहाँ पर चूज करो। किताबें किसी के टॉपर के नाम पर मत जाना कि किसी किताब ने बोल दिया कि फलानी किताब बहुत अच्छी है तो आप भी उसके ऊपर चल गए। बेशक उसके किताब का रिकमेंडेशन देखो, उसके बाद आप दुकान पर जाओ, दुकान पर उसकी एक नज़र लगाओ एटलीस्ट। जैसे अगर जीके की बात करें तो जीके में आपका लूसेंट भी है, जीके में मनोहर पांडे भी है, जीके में क्राउन पब्लिकेशन भी है। ठीक है, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कहानी की तरह लूसेंट बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन बहुत ऐसे हैं जिनको वन लाइनर अच्छा लगता है, तो वो वन लाइनर में यहाँ पर किसका चूज कर लेते हैं, तो वन लाइनर में वो जो है आपका क्राउन पब्लिकेशन का या मनोहर पांडे चूज कर लेंगे। तो डिपेंड करता है कि आपका यहाँ पर जो है इंटरेस्ट किसका है। बहुत लोगों को वोकैब ट्रिक से याद करना पसंद है, तो वहीं पर बहुतों को सिर्फ रटना पसंद है। ठीक है, तो डिपेंड करता है, मार्केट में हर चीज़ अवेलेबल है, तो आप अपना पहली बात तो जो है वो पता करो कि किसने क्या क्या रिकमेंडेशंस दिए, और उसके आधार पर जो है यहाँ पर आप शुरुआत करो। ठीक है, सोर्सेस पिक करो। अब जैसे मान लो कि आपने सपोज करिए कहीं पर कोई कोर्स लिया, या आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं या कहीं से पढ़ रहे हैं, तो अब उसके बाद आपकी जिम्मेदारी यहाँ पर यह बन जाती है कि आप उस चीज़ में बड़ा कंसिस्टेंट सा रहे। यहाँ पे थोड़ा सीरियस हो जाए जीवन में। यहाँ पर हर समय स्ट्रेटजी, हर समय गाइडेंस नहीं होता। जितनी बातें जाननी थी वो यहाँ पर आपने जान ली। अब उसके बाद यहाँ से कंसिस्टेंट होकर पढ़ना शुरू करिए। कंसिस्टेंसी कैसे रखनी है, तो कंसिस्टेंसी ऐसे रखनी है कि मान लीजिए कि मैं आज से अपनी तैयारी शुरू कर रहा हूँ और मेरे पास बहुत अपार समय है। तो अब ये अपार समय है तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, तो मुझे सबसे पहले अपना शेड्यूल बना लेना है कि मुझे यहाँ पर करना क्या है। शेड्यूल, बहुत लोग ऐसे एकदम हार्ड एंड फास्ट शेड्यूल बनाते हैं कि 6 से 7 तो सिर्फ मैथ ही पढ़ेंगे, और ऐसे लगता है जैसे मान लो यहाँ पर कि 6 से 7 मैथ पढ़ने के बाद 7:01 पे ये तुरंत मैथ की किताब हटा के रीजनिंग की किताब रख देंगे, फिर रीजनिंग हटा के तुरंत ऐसे रख देंगे। खतरनाक शेड्यूल होता है। एक बच्चे का तो मैंने शेड्यूल देखा, पूरे दिन में शेड्यूल गायब है, और उसका शेड्यूल शुरू होता है शाम के 4 बजे से और चलता कितने बजे है, रात के 4 बजे तक। तुम रात में क्या ही पढ़ रहे होगे, मुझे यही समझ में नहीं आता है। ठीक है, मुखर्जी नगर में कई ऐसे बच्चे हैं दिन भर गायब रहते हैं, रात भर लाइब्रेरी में पढ़ते हैं। अब वो वाकई में पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं वो वहीं जाने, भगवान जाने, मुझे नहीं पता। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो पूरी रात वाकई में डेडिकेशन के साथ पढ़ते हैं। बहुत ऐसे भी हैं जो बस मूवी देखने में निकाल रहे हैं, लेटे पड़े हैं, कान में ईयरफोन लगाए हैं कर रहे हैं, और दूसरे को देखते हैं ऐसे जैसे पता नहीं क्या है। ठीक है, तो मुझे समझ में नहीं आता यहाँ पर। ऐसा शेड्यूल नहीं होना चाहिए। शेड्यूल बहुत टाइट भी नहीं होना चाहिए, शेड्यूल बहुत फ्लेक्सिबल भी नहीं होना चाहिए। कुछ का तो शेड्यूल ऐसा बनता है ना जैसे पता चले कि यहाँ 4 दिन में एसएससी का पूरा सिलेबस जो है वो खत्म कर देंगे। भौकाल लेवल का शेड्यूल बनाते हैं। अगर पद्मश्री कहीं पर रखा हुआ है तो इन्हें ला के देना चाहिए। अब चाहे वो उसका 1% भी फॉलो करे ना करे, शेड्यूल बहुत तगड़ा बनाए यार। जीवन में यही काम एक अच्छा करते हैं भाई, शेड्यूल बनाने में तेरा भाई बहुत परफेक्ट है। ठीक है, सुबह 4 बजे उठना है तो उठना है, अलार्म बज रहा है साला बजने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नहीं उठेंगे बाद में अलग बात है, लेकिन नहीं, कसम खा के सोए रात में 4 बजे उठेंगे। 4 AM वेकअप, खतरनाक वाला मतलब। ठीक है, फिर उसके बाद 5 AM जो है यहाँ पर एकदम फ्रेश होके 6 AM से वोकैबुलरी। पहले ही तुम्हारा गड़बड़ है, यहाँ 2 घंटा तो तुम ऐसे ही वेस्ट कर दिया। अगर 4 बजे तुम उठ चुके हो तो ठंडी के समय में कौन सा तुमको नहाना है कि तुम 6 बजे यहाँ वोकैब पढ़ने जा रहे हो। इससे बढ़िया तो तुम 5:30 में उठ जाते, आधा घंटा में फ्रेश होके 6 बजे से पढ़ना शुरू कर देते। तो इतना भौकाल लेवल का मत बनाओ शेड्यूल यहाँ पे कि हमें राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए जो है आपको मनोनीत करवाना पड़ जाए। समझ रहे हैं,
कुछ ऐसा बनाइए थोड़ा तरीके का रहे, तमीज का रहे, जो आपके काम में आ सके और वाकई जिनको आप फॉलो कर सकें। ठीक है, अब उसमें भी यहाँ पर ये हो जाता है कि अलार्म लगाए हैं 4 घंटे का, पहले रात में कसम खाएं पहले सोना है, लेकिन मन कैसे करेगा, अरे थोड़ा देर वीडियो और देख लेते हैं ना, आराम से, कोई नहीं, 4 बजे को 4:15 में एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ा और देख लेते हैं ना, ऐसे कैसे यार, मिर्ज़ापुर आया है, कैसे मुन्ना भैया को मना कर दें, नहीं मना हो सकते हैं, थोड़ा और देख लेते हैं, थोड़ा और देख लेते हैं, और थोड़ा थोड़ा करते करते पता चला कि भाई साहब सुबह कहीं 4 बज गए। अब उठोगे क्या, तुम घंटा उठोगे? तो ये बताओ पहले। ये मन जो है ना, ये स्ट्रांग नहीं है, और ये जब तक स्ट्रांग नहीं होगा, शेड्यूल कभी तुम्हारा वर्कआउट कर ही नहीं सकता है। ठीक है, बहुत बड़े प्लान के साथ कभी शुरुआत मत करिए, छोटे प्लान्स बनाइए, उनको सक्सेसफुल करिए, धीरे 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 उन्हें बड़े प्लान्स में लेके जाइए। आपका काम ही ऐसा होता है ना कि वही समझ लो, एक नशेड़ी को आप ये कह रहे हो कि बेटा कल से तू दारू छोड़ दे, वो छोड़ ही नहीं सकता यार, कल से सिगरेट छोड़ दो, छोड़ ही नहीं सकता, उल्टा आपकी हत्या कर देगा, वो लाएगा चाकू मारेगा यहीं पे। हमको बोले हो नशा छोड़ने को, तुमको छुड़वा देंगे दुनिया से, तुम बात करते हो नशा छोड़ेंगे हम यहाँ पे, नहीं हो सकता भाई, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकल बात करना भाई, प्रैक्टिकल पे चीजों पे क्यों नहीं रिलाई करते हो? यहाँ पे आप रोज 4 बजे सो ही रहे हो, 3 बजे सो ही रहे हो, तो शेड्यूल 4 बजे सुबह का कैसे बना सकते हो? 1 घंटे में यहाँ पर जो है हर पल मूड स्विंग हो रहा है आपका यहाँ पर, और आप इस तरीके से हार्ड एंड फास्ट चीजें करते हो, मतलब तो थोड़ा तरीके का, कायदे का, कोई हंस नहीं रहा है, कोई देख नहीं रहा है आपकी चीजों को लेकर यहाँ पे। हाँ, थोड़ा तरीके से रखो अपना। कोई भी टाइम है, जैसे मानो 6 बजे उठ गए अपना, सपोज करो 6 बजे नहीं उठा जाता है ठंडी के दिन में, मैं भी मानता हूँ इस बात को। मान लो आप 7 बजे से उठे, 8 बजे से भाई पढ़ना शुरू किया, ठीक है। अब एक बात बताओ, 8 बजे से सबसे पहला शुरू किया, तो 8 बजे से क्या उचित लगता है आपको, क्या पढ़ना चाहिए? खुद की मेहनत करना है एक तरीके से, या सबसे पहले मैथ उठाना शुरू करोगे? नहीं, सुबह मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग का टाइम है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर, ठीक है, कि दिमाग उस समय कई ज़्यादा एक्टिव होता है, कुछ भरा नहीं होता। अब भरा नहीं होता तो इस समय पे क्या करोगे? वोकैबुलरी पढ़ लो, करंट अफेयर पढ़ लो, या अगर बहुत ज़्यादा सुस्त हो, एकदम लेजी ऐसे पढ़े हुए लाइब्रेरी में, ठीक है उठा दिए, तो अगर उठा दिए तो भाई मौक दो ना, फिर तुम्हें पता है नींद आ रहा है। अब यहाँ पर क्या होता है, इसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। मान लीजिए किसी ने कह दिया कि 8 से 9 तो वोकैबुलरी ही पढ़ना चाहिए, अब उसमें कसम खा लिया आप नई वोकैबुलरी पढ़ेंगे। अब मान लीजिए कि आप जिस टीचर से पढ़ रहे हैं, उस टीचर का ये आपका वोकैबुलरी का शीट हो गया, और एकदम ऐसे है ना, अभी कुर्सी में लगा नहीं सकता, एकदम कुर्सी में ऐसे करके, ठीक है, एसिड्यूअस, एसिड्यूअस का मतलब होता है मेहनती, ठीक है। आधे घंटे से तुम एक ही शब्द को देखे जा रहे हो, पता नहीं क्या देख रहे हो, मतलब कोई फिगर होता बढ़िया सा, कुछ और चित्र होता तो समझ में भी आता कि हाँ मज़ा आ रहा है, कोई फेसबुक के रील्स होते तो समझ में भी आता है। आधे घंटे में पता नहीं तुम उसमें हड़प्पा सभ्यता खोज रहे हो, या उसके अंदर क्या खोज रहे हो, भगवान जाने, तुम ही जानो, ठीक है। 4 महीने से तुम वो कैब पढ़े हो, तुम 4 साल से वो कैब पढ़े हो, जब भी 1000 वर्ड याद नहीं हुआ ना, 2 साल तैयारी करते हो गया, 1000 वर्ड कभी याद नहीं हो पाया ना, होगा भी नहीं कभी, यही रवैया रहा तो। भाई जब सुबह में एक्टिव नहीं था दिमाग, तो क्या जरूरत थी वो कैब उठाने की? मौक दे देते, औकात का पता चल जाता। कुछ नंबर जब तुम्हारे कट जाते, जब तुम्हें दिखता कि हाँ इंग्लिश में तुम्हारे सारे वोकैबुलरी गलत हो गए, तब तुम दोबारा से पढ़ने जाते। तो यहाँ पर वही चीजें हैं जो आप सबसे ज्यादा गलती करते हैं। तो कभी भी शेड्यूल में फ्लेक्सिबल यहाँ पर है ना, बड़ा आराम से रहने का कोशिश किया करो यार। हाँ, जैसे शेड्यूल में इतना कर सकते हो कि मुझे डेली के वोकैबुलरी खत्म करना है, ठीक है, और कम से कम कितना खत्म करना है, तो कम से कम मेरे 20 साइनो एंटो मेरे खत्म हो जाने चाहिए, इतना वर्ड तो मेरे पास फिक्स होना चाहिए। अब ये साइनो एंटो मैंने कहा ना कि 3 तरह के, जैसे 2 तरह का बच्चा सिंपल, एक तो जो है हाँ ठीक है पढ़ रहे हैं, और दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि मेरा क्वेस्ट कैसा होता था। एक टीचर थे ऑफलाइन के, उनकी बहुत अच्छी शीट थी वोकैबुलरी की। एक स्टूडेंट मेरा रूममेट था, उनके पास पढ़ता था, उनका मैंने देखा था, मैंने उससे सारी शीट लेकर फोटो कॉपी करवा ली। मैंने कहा यार बढ़िया है, लाइब्रेरी में जब आया तो रूममेट भी रहा, लाइब्रेरी में पढ़ते थे साथ में, तो मैंने उसकी शीट लेके फोटो कॉपी करवाई। उसके बाद उनकी एक शीट में 20 से 25 वर्ड दिए गए होते थे, ठीक है। मैंने क्या किया, हर शब्द का उनका ट्रिक वरिक जो भी दे रखा था ना, तो मेरा रूममेट का काम बस इतना होता था कि वो उस शब्द को याद करेगा, और मेरा काम इतना होता था, क्योंकि मैं कोचिंग ले नहीं रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर ये करता था कि इनके शब्द को मैंने तुरंत यहाँ पर गूगल पे टाइप किया। 3 वेबसाइट आ गए, एक मैकमिलन आ गया, एक थेसोरस आ गया, और एक ऑक्सफोर्ड आ गया। अभी नाम भी पहली बार सुनोगे आप यहाँ पे। और फिर उनके बाद जो है इन 3 वेबसाइटों से जो है हमने यहाँ पर क्या करना शुरू किया, एक सेकंड, तो इन 3 वेबसाइटों में हमने इनके सर्च करने शुरू किए शब्दों को। मैकमिलन से मुझे बहुत अच्छा एक तरीके से, जैसे मानो मैं आपको दिखाता हूँ अपना तरीका, ठीक है। आप लोग बोलोगे कि सर देखो ये सारी चीज़ें, जैसे मान लीजिए आप लोग पढ़ते होंगे ना, मान लीजिए एसिड्यूअस आपने पढ़ा, एसिड्यूअस का मतलब आपको बस ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही पता होगा ना कि मेहनती होता है। मेरा तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता था। मैं जब यहाँ पर उस शब्द को पढ़ूंगा ना, तो मैं एसिड्यूअस को
यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से इस तरीके से पढ़ता था मैं। एक एक चीज़ में मेरा बहुत डेप्थ लेवल जाने का होता था कि यहाँ पर एसिडियस का सबसे पहले मैंने यहाँ पर जब हिंदी देखा तो मुझे यहाँ दिख गया अच्छा परिश्रमी होता है, मेहनती होता है। ये तो समझ में आ गया कि परिश्रमी है और मेहनती है। मेरे पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आएगा तो मैं समझ जाऊँगा मेहनती है, लेकिन साइनोनिम आएगा, एंटोनिम आएगा तो मैं कैसे क्लियर करूँगा। तो फिर उसके बाद यहाँ पर मेरियम वेबस्टर बहुत अच्छा, मेरा फेवरेट हमेशा से रहा है मेरियम वेबस्टर करके। कैम्ब्रिज से मैंने कभी नहीं देखा। अब मेरियम वेबस्टर जो है ये डिक्शनरी, जैसे मान लो ये वेबसाइट है, अब मेरियम वेबस्टर को मैंने खोला और मेरियम वेबस्टर में बहुत अच्छे तरीके से शोइंग ग्रेट केयर, अटेंशंस एंड एफर्ट, मार्क बाई केयरफुल, ऐसे करके यहाँ पे एसिडुअस हो गया, एसिडुअसली क्या हो गया। फिर मेरियम वेबस्टर में मैंने इसके सिनोनिम को यहाँ क्लिक कर लिया। मेरियम वेबस्टर की ऐप भी आती है, आप इसके ऐप को भी डाउनलोड करोगे ना तो अच्छे अच्छे शब्द दिए गए होते हैं। ये इसके बहुत अच्छे अच्छे सिनोनिम यहाँ पर दे दिए। और एसएससी का इतिहास उठा के देख लो, डिलीजेंट शब्द भी पूछा गया है, इंडस्ट्रियस भी पूछा गया है, शेड्यूलस भी पूछा गया है। तो ये जो 4 शब्द हो गए ना, ये समझ लो कि आपके लिए रामबाण साबित हो जाते हैं। जो चीज़ मुझे 4 किताबों को पढ़ने से नॉलेज मिलता था वो तुरंत मुझे ऑनलाइन यहाँ पर इन 3 वेबसाइटों से मिल जाता था। एक मेरियम वेबस्टर हो गया था, फिर उसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो थेसॉरस भी करके था, थेसॉरस से भी मुझे काफ़ी अच्छा नॉलेज मिल जाता था यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर सिनोनिम कॉलम्स और थेसॉरस ये रहा मेरा। अब थेसॉरस में भी देखो तो ऐसे करके इन्होंने बहुत अच्छा दे रखा था। लाल का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि एकदम परफेक्ट, एकदम एग्जैक्ट इसके मीनिंग है, और पीला का मतलब हो गया थोड़े थोड़े मिलते जुलते हैं यहाँ पर। तो अगर आप देखोगे तो स्क्रोप्लस ये भी बहुत अच्छा शब्द है, स्क्रोर प्लस नहीं हो रहा है यहाँ पर। जीलस हो गया मेहनती, जिसको हम बोलते हैं, जील का मतलब यहाँ मेहनत, आर्ड्यूअस, ठीक है, कठिन परिश्रमी, इस तरीके से करके। अब ये सारे शब्द होते थे तो मैंने एक शब्द पढ़ा, उसके कई सारे यहाँ मीनिंग लिख लिए, और मेरा बस यहाँ पर काम ये होता था कि वो लड़का एक दिन में 20 याद करेगा तो मैं हर शब्द के कम से कम 2 शब्द तो लिखूंगा ही, और मेरा तुरंत यहाँ पर 20 × 3 हमारा हो जाता था 60। एक वो शब्द 2 उसके सिनोनिम, यानी एक शब्द के 3, 60 मेरे हो जाएंगे। और 60 भी ऐसा होगा कि डेडिकेशन के साथ, ऐसा नहीं है यहाँ पर कि बस मैंने पढ़ लिया, बाकायदा उनको हाथ पर लिखा। मेरे जो साथ वाले थे, जैसे कल ही मेरी वीडियो कॉल पर मेरे दोस्तों से बात हो रही थी जो मेरे गुरुकुल में रूममेट थे, ठीक है, तो उन्हें भी अच्छे से पता था कि आदित्य का हमेशा जो हाथ है ना वो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा वोकैबुलरी से लिखा हुआ होता था। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कोई गजनी कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, कोई कॉपी पेस्ट किसी का गजनी का कह रहा है, कोई चिढ़ा रहा है, कोई बोल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। तब चिढ़ा रहे थे, किसने देखा, आज कामयाब उस सब देखते हैं। फर्क यहाँ पर यही होता है। मैं ये बात मनी मन अपने आप को कहता था, 4 लोग अगर तेरे को उल्टा कह रहे हैं तो कल के दिन 4 लाख लोग तेरे लिए पॉजिटिव भी बोलेंगे। तो अब तेरे को डिसाइड करना है कि 4 के पीछे भाग जा या वो 4 लाख के पीछे भाग जा, ठीक है। तो मुझे अपने काम से मतलब होता था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लाइब्रेरी में मैं यहाँ लिख के जा रहा हूँ तो लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, किसी को समझ भी नहीं आएगा। किसी को लगा लड़की उड़की का नाम लिखा है, शायरी वायरी लिखा, हाँ भैया एकदम वही लिखे हैं, आप सही जा रहे हैं, एकदम बहुत सही जा रहे हैं, प्यार में हम बहुत पागल हो चुके हैं, उसके लिए हम शायरी लिख के जाके उसको दिखाएंगे, देख तेरे लिए शायरी लिख के लेके आया हूँ, ठीक है, हाथ भी कटवा दे रहे हैं बोलो तो यहाँ पे। तो जिसको जो सोचना है सोचने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आधा बार केस ऐसा भी हो गया, परीक्षा देने गए हैं और हाथ पे लिखा हुआ है तो वहाँ जो है सैनिटाइजर लेकर इसे मिटा रहे हैं वहाँ पे बैठ के, समझ रहे हो, सिचुएशन ऐसी ऐसी हो जाती है। और डिपेंड करता है कि आप अपनी चीज़ों के लिए कितना ज़्यादा डेडिकेटेड हैं। तो वो कैब का मेरा अलग ही लेवल का पैशन होता था, मुझे करना है तो करना है, समझ रहे हैं, ठीक है। तो पैशनेट होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। तो वो कैब में आप डिसाइड कर लो, 20 साइनो हो गया, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर पढ़ना शुरू करो, फिर 20 वन वर्ड हो गया और 20 ईडियम्स हो गए, फिर उसके बाद इसी तरीके फ्रेजल वर्ब्स हो गए, आपने यहाँ तरीके अपना लिए हैं। उसके बाद आप यहाँ पर ये डिसाइड करो कि ग्रामर कम से कम डेली मुझे 1 घंटा करना ही करना है। ये बहुत ज़रूरी यार, ग्रामर का करना। ये 1 घंटे अगर आपने नहीं किया ना तो बहुत दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि देखो चैप्टर वाइज तो एरर हर कोई लगा पाता है। नाउन का क्वेश्चन, नाउन का शीट अगर हम आपको दे दे तुरंत पकड़ लोगे, सर नाउन में यहाँ पर ये एरर है, कंपाउंड नाउन का एरर है, कमांडर इन चीफ्स नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए, मदर्स इन लॉ नहीं होना चाहिए, मदर्स इन लॉ, अलग अलग करके पोजेशन है, क्या है, कैसे है, कहाँ अपोस्ट्रोफी आएगा, कहाँ नहीं आएगा, ठीक है, पेयर ऑफ सीजर होगा, पेयर ऑफ सीजर्स होगा, पेयर्स ऑफ सीजर होगा, क्या होगा, वो सारी बातें बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन दिक्कत तब आता है जब स्टेटमेंट दे दिया जाता है और मिक्स एरर में पता नहीं चल पाता ये ससुरा नाउन का एरर है, प्रोनाउन का एरर है, आर्टिकल का एरर है, प्रीपोजिशन का एरर है कि क्या है। वो तब क्लियर होता है जब आप ग्रामर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करते हैं। आप पढ़ाई करिए ग्रामर की, बहुत अच्छे से बात है। आप जिन भी टीचर से पढ़ते हैं सब टीचर से पढ़िए, सब अच्छा पढ़ाते हैं, कोई खराब नहीं पढ़ाता, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग की बात होती है, जिसके साथ हम कंफर्टेबल हैं वो हमें अच्छा लगता है। जैसे ब्रांड की अगर बात करूं तो कॉप भी कपड़ा बनाता है, कैल्विन क्लाइन भी कपड़ा बनाता है, और भी मार्केट में 100 ब्रांड है, दुनिया सबके कपड़े खरीदती है, जिसको जिसका टेस्ट अच्छा लगता है वो उसका पहनता है। इसका मतलब ये थोड़ी कोई खराब है।
ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन उसमें आपको एक जो है वो सबसे ज़्यादा फोकस करना है कि ग्रामर मैं पढ़ते रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिस मुझे करना है। मार्केट जो किताब अच्छा लगे आप उससे प्रैक्टिस किया करो। जैसे अगर ग्रामर की प्रैक्टिस की मैं बात करता हूँ तो एक मिरर ऑफ कॉमन एरर करके ये किताब है, आप मिरर ऑफ कॉमन एरर्स किताब से प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत ज़्यादा भी शब्द यहाँ पर नहीं दे रखा और बहुत यहाँ पर कम शब्द भी नहीं दे रखे, तो ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा कराएगा। मिरर ऑफ कॉमन एरर में ग्रामर के अच्छे सवाल दे रखे हैं, ज़्यादा नहीं, हर चैप्टर के 50 क्वेश्चंस, जो क्लैरिटी के लिए इनफ है। अब इसमें भी दिक्कत क्या आती है, मैं अभी किताबों के नाम एक दो नोट करवाना शुरू करूंगा, लिखना शुरू करोगे, कल दुकान पे पहुंच जाओगे खरीदने, खरीदोगे, पहला पन्ना पढ़ोगे, दूसरा पन्ना पढ़ोगे, पहला महीना पढ़ोगे, उसके बाद किताब एज इट इज़ जस के तस रखी होती है टेबल पे, सर कुछ नया बताओ, ये तो है ही है। जैसे मैंने बच्चों को कहा कि इंग्लिश के लिए आपको सेक्शनल क्विज देना चाहिए, मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि जब आपने यहाँ वोकैब कंप्लीट कर लिया, जब आपने ग्रामर कंप्लीट कर लिया, तो इनकी रिवीजन कैसे होती रहेगी, तो क्विज देना है। और क्विज कहाँ देना है, तो एसएससी इंग्लिश क्विज करके एक एप्लीकेशन आता है, आप वहाँ से दे सकते हो। एक बार मैंने यूट्यूब पर बताया, कुछ नालायक बच्चे तो ऐसे हैं जिनको क्या ही बोलो, पता नहीं ब्रह्मांड के कौन से ग्रह में जी रहे होते हैं, ठीक है, और पहुँच जाते हैं। आपका अपना एप्लीकेशन है, प्रमोट कर रहे हो, अरे भाई दूर दूर तक इससे मेरा कोई मतलब नहीं है। जब तैयारी कर रहे थे ना, उसके पहले का एप्लीकेशन है, तो मेरा कौन सा फूफा का एप्लीकेशन है यहाँ पर ये कि मेरे को कौन सा प्रॉफिट मिलने वाला है। कोई बात तुम्हारे भले की बताओ तो पहले तुम लिखना शुरू कर दोगे। दूसरा, उच्च लेवल के जो दूसरे प्राणी होंगे, तुरंत नाम लेके अभी नोट करेंगे, इंस्टॉल भी करेंगे, लेकिन जीवन में कभी जो है इसका दर्शन नहीं करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा एक दो सेट लगा लेंगे, हाँ ठीक है, बढ़िया है। अब मेहनत ही नहीं करोगे, सपने देखोगे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का, तो भूल जाओ भाई। दूसरों के कहानी पर ताली बजा सकते हो, लेकिन कभी ऐसा वक्त लेकर नहीं आ सकते कि लोग आपके लिए ताली बजाएं, क्योंकि वो वक्त लाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। इस एप्लीकेशन में जो क्वेश्चन है जाके लगाने पड़ेंगे, इसके प्रैक्टिस सेट लगाने पड़ेंगे, यहाँ पर इस किताब से पढ़ना पड़ेगा, अपने टीचर के नोट्स रिवाइज करने पड़ेंगे, जो कि होगा नहीं। अब होगा नहीं तो बेकार ही हो जाएगा ना आपके लिए, तो स्ट्रेटजी क्या फायदा होगा बताओ। ठीक है, तो मेहनत तो भाई मेरे इन चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा। तो ग्रामर में कुछ ऐसा रखो कि डेली 1 घंटा आप इसको दे पाओ, प्रैक्टिस कर पाओ, ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो यहाँ पर जो है क्विज किस तरीके से आप तैयारी कर पाओ। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉम्प्रीहेंशन। अब कॉम्प्रीहेंशन में तो शुरू में तो बच्चा इसको भूल ही जाता है, अरे कौन कॉम्प्रीहेंशन होगा कहीं कोई पे। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब बस उनको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आता है तो कहानी, पैसेज। भाई ऐसा नहीं है, 3 पार्ट उसके होते हैं अंदर, ठीक है। पहले पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो क्लोज टेस्ट होता है, दूसरा अगर हम बात करते हैं तो पारा जंबल्ड होता है, तीसरा अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो आपका पैसेज होता है। तीनों बहुत ज़रूरी है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ना, ठीक है, तो ये तीनों जो है आपकी न्यूज़पेपर रीडिंग से सुधर सकते हैं, आपके किताबों को पढ़ने से सुधर सकते हैं, और आपके जो टीचर पढ़ाते हैं उससे सुधर सकते हैं। कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने अपने लिए फिक्स कर लिया था और मैंने 11 रूल याद कर लिए थे कि मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने के 11 फ़ायदे मिलेंगे। मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे मान लीजिए आप न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं, एनआर करते हैं, अगर आप ढंग से न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, और न्यूज़पेपर पढ़ने का तरीका भी मैं बताऊंगा कैसे होता है, तो न्यूज़पेपर रीडिंग करने का सबसे पहला फ़ायदा क्या होता है कि आपका जो अंडरस्टैंडिंग होता है ना वो डेवलप होता है, कहानी जो है वो समझ में आती है। ठीक है, अब इसका फ़ायदा मैं बताता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर कल के दिन आप किसी बड़े पोस्ट पे नियुक्त हो जाते हैं और आप अपने ऑफिस जा रहे हैं, सामने न्यूज़पेपर रखा हुआ है, पढ़ना नहीं आ रहा है और दूसरा वाला पढ़ रहा है, आपको इतना बेइज्जत महसूस होगा ना जिसकी कोई बात नहीं है। आप फ्लाइट में ट्रैवल तो कर रहे हैं, बिजनेस क्लास छोड़िए इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं, 2 लोग आपस में इंग्लिश में बात कर रहे हैं और 2 फॉरेनर ही बैठे हैं, आप बैठ के हैं कर रहे हैं, यस सर, हाँ जी, यस जी, या करते जा रहे हैं, आपको भी नहीं पता चल रहा है वो गरिया रहा है आपको की तारीफ कर रहा है या किए जा रहे हैं। ठीक है, और पता चले पोस्ट कौन सी है भैया, तो एक्साइज इंस्पेक्टर करके हैं किए जा रहे हैं। बस एक आपको वहाँ की एयर होस्टेस है ना, आपको ज़्यादा बेइज्जत कर देगी, इतना समझ लीजिए, क्योंकि उसकी इंग्लिश भी आपके बहुत ज़्यादा परफेक्ट होगी। अब फिर यहाँ पर डिबेट करने चले आओगे, ऐसे कैसे, हिंदी हमारा जो है वो मीडियम है, मातृभाषा हिंदी है, सबको हिंदी बोलनी चाहिए। अगर हिंदी है तो जाके देखो थोड़ा डिपार्टमेंट में कि जितने भी लेटर आते हैं ना, आपका कॉल लेटर भी आता है, कुछ भी आता है, कोई भी नोटिस आता है तो इंग्लिश में आता है, इसीलिए इंग्लिश को सबसे ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है कि पढ़िए। क्यों? इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। भारत में डिबेट कर लोगे, क्यों? क्योंकि यहाँ डिबेट बहुत अच्छा लगता है धर्म के ऊपर, ठीक है, डिबेट यहाँ पर लगता है भगवा रंग के ऊपर, डिबेट बहुत अच्छा लगता है अदर चीज़ों के ऊपर, क्योंकि हम मेहनत कम करना चाहते हैं, भाषण ज़्यादा देना जानते हैं। आप जाओ ना अमेरिका में जाके डिबेट करो, क्यों ये मुझे लेटर दिया गया है इंग्लिश में, मेरी राष्ट्रभाषा हिंदी है, हिंदी में हमें दीजिए। आपकी जर्मनी में पोस्टिंग होगी, आप बोल लीजिए वहाँ पर जाके, हिम्मत है अगर तो, कि हमें हिंदी में ये टाइप करके दीजिए, फिर हम आपका हिम्मत मान जाएंगे। अपने घर में आप शेर हैं, बाहर में आप एकदम दुबक के रहेंगे।
अब या तो अनपढ़ जाहिलों की तरह जाके वहां बिहेव करिए जैसे बैठ के कि हाँ मिनिस्ट्री ऑफ एमईए में लग तो गए हैं आप, वहां पर एएसओ तो है भी, लेकिन वहां पर इंग्लिश नहीं पढ़ने आ रही है, बैठ के देख रहे हैं, अरे भाई पढ़ के बताओ ना रे क्या लिखा हुआ है। तो वो सिचुएशन ना आए जिंदगी में, इसीलिए यहाँ पर पढ़ना पहले जरूरी होता है। तो अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, ठीक है। नहीं तो यहाँ पर मुलाकात करने में देर नहीं लगेगा अगर चीज़ें समझ में नहीं आई तो। दूसरा यहाँ पर फायदा ये भी होता है न्यूज़पेपर रीडिंग से कि करंट अफेयर जो होती है वो आपकी बहुत बेहतर होती चली जाती है, ठीक है। तीसरा यहाँ पर जो ये जितने PQRS आप पढ़ते हैं ना, ये आपका यहाँ पर पैसेज से क्लियर होते चला जाता है। मान लीजिए कोई ये घटना हुई, उसके बाद दूसरा लाइन, उसके बाद तीसरा लाइन, उसके बाद चौथा लाइन, तो एटलीस्ट आप रेट कर पाते हो कि भाई ये चल क्या रहा है। PQRS कैसे होता है, 4 सेंटेंस दिए गए होते हैं और उनको रिलेट करना होता है, पहला कौन आया, दूसरा कौन आया, तीसरा कौन आया, चौथा कौन आया। जैसे कभी भी किसी भी सेंटेंस में हाउएवर आ रहा है तो समझ लो वो लास्ट है। दिस आ रहा है यानी ये प्रोनाउन है, तो उसके पहले किसी नाउन का जिक्र हुआ होगा, तो पहले नाउन आया होगा, उसके बाद वो प्रोनाउन आया होगा। ऐसे कई सारे सेंटेंस होते हैं। एंड से अगर है मतलब ये पहला सेंटेंस कभी नहीं हो सकता है, हमें यहाँ पर कॉन्जुगेट पेयर ढूंढने पड़ते हैं कि पी के बाद पक्का यही लाइन है, क्यों ही है जो इसका पेयर है, तो मुझे PQ के साथ लाइन देखना है कि कौन सा लाइन PQ आ रहा है। तो ये सारे तरीके होते हैं जो आपको यहाँ से क्लियर अप करने को मिल जाते हैं। तीसरा अगर हम बात करते हैं तो कॉम्प्रिहेंशन की बहुत अच्छी, एक पैसेज की जो है बहुत अच्छा यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग होता है। तो आपका यहाँ पर PQRS भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है, आपका यहाँ पर क्लोज टेस्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है, और आपका यहाँ पर पैसेज भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। अब यहाँ बात आता है और भी कई सारे फायदे हैं, ये मैं लेटर ऑन गिनवाना शुरू करूंगा। जैसे मुझे जो बहुत अच्छा लगता था, जब हिंदू के एडिटोरियल पेज को उठाऊंगा तो मुझे उस एडिटोरियल के लिखे शब्द अच्छे नहीं लगते थे, उससे कई गुना ज़्यादा मैं उन चीज़ों को समझ पाता था जो उस एडिटोरियल में नीचे अलग अलग लोगों के लिखे गए विचार हैं, व्यक्त हैं। कहा जाता है जैसे उसमें क्या होता था कि द हिंदू जो है वो अलग अलग लोगों के विचारों को भी उसमें लिखता है, ठीक है। जैसे मानो चेन्नई के कोई फलाना कोई पर्सन है, नॉर्मल सा गवर्नमेंट जॉब बंदा कर रहा है, कहीं भी कर रहा है, उसने किसी मुद्दे के ऊपर अपना विचार लिखा, उसकी इंग्लिश मुझे बहुत अच्छी लगती थी, वो मैं पढ़ता था वहाँ पे, ठीक है। अब पढ़ने का मेरा तरीका क्या होता था, भाई मुझे भी पता है कि मोदी जी और एक तरीके से किसी और के बीच में क्या डील हुआ मुझे ज़्यादा नहीं पता, लेकिन मैं मान लो कि क्रिकेट देख रहा हूँ। अब क्रिकेट देख रहा हूँ तो इतना तो पता है कि विराट कोहली ने कितना रन बनाया, इतना पता है यहाँ पर कि कल मैच भारत जीती है, इतने रनों से जीती है, ये रहा। मैं सबसे पहले स्पोर्ट्स का सेक्शन उठाऊंगा क्योंकि उसका मुझे समरी पता है, कमेंट्री पता है। आकाश चोपड़ा की खतरनाक कमेंट्री मेरे दिमागों में घूम रही है, मुझे कहानी पता है क्या है, मैंने यहाँ उठा लिया। अब मैंने यहाँ उठा लिया तो उसके बाद मैंने पढ़ना शुरू किया, उसमें आते हैं खतरनाक, ठीक है, स्मैशेस करके, कि स्मैशेस का मतलब तगड़ा शॉट खेलना हो गया, ठीक है, बाउंड्रीज और ऐसे ऐसे मतलब बढ़िया बढ़िया लाइन आएंगे ना, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे एक बार मैंने पढ़ा था कि बिफोर द स्टार्ट ऑफ द मैच इट वाज रेनिंग लाइक कैट एंड डॉग। मुझे लगा क्या वहाँ कुत्ते और बिल्ली आ गए थे क्या बारिश में, फिर मैंने सर्च किया, अच्छा रेनिंग लाइक कैट एंड डॉग का मतलब होता है मूसलाधार बारिश होना, खतरनाक वाली बारिश होना। तो ऐसे ऐसे शब्द मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे, तो मैंने वहाँ पर भी बैठ के नोट्स नहीं बनाए, अंडरलाइन कर लिया अपनी चीज़ों को लेकर कि हाँ ऐसा होता है, इंपॉर्टेंट बातें ज़्यादा से ज़्यादा मैंने नोट कर ली। तो ये फ़ायदे हो जाते हैं, तरीका होता है। रोज़ की रोज़ न्यूज़पेपर नहीं मंगाना, एक ही दिन मंगाना है। आज कोई एक पन्ना पढ़ लो, कल कोई दूसरा पन्ना पढ़ लो, परसों कोई तीसरा पन्ना पढ़ लो, इस तरीके से करके कम समझ में आए नॉवल उठा लो। अब नॉवल भी ऐसा वाला नॉवल नहीं उठाना है 3 मिस्टेक्स इन माई लाइफ, उससे कुछ बहुत बड़ा चेंज नहीं आने वाला है, ठीक है। कि बैठ के 3 मिस्टेक्स पढ़ रहे हैं, पता चला इंग्लिश गया तेल लेने, यहाँ पे 3 मिस्टेक पढ़ोगे उसने जीवन में, वो 3 मिस्टेक कौन से किए, ठीक है। तो वो नहीं करना मेरे भाई, यहाँ तरीका देखिए आप, सही चीज़ों को है ना, सही चीज़ों के पीछे भागे ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। किसी ने कहा यहाँ पर इंग्लिश मूवी देखने से इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, लो सर्च कर रहे हैं इंग्लिश मूवी कौन सी है बढ़िया, और इंग्लिश मूवी के चक्कर में यहाँ पर एंजेलिना जोली के पास चले गए हैं और देख रहे हैं हाँ यार इसके डिम्पल बड़े अच्छे हैं, चाहे जो भी हैं, गया इंग्लिश तेल लेने। तो वैसे नहीं होता है यार, आप थोड़ा सा जो है ना अपने आप को बहुत बार बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज के चक्कर में अपने आप को और गड्ढे में डालते चले जाते हैं, वो काम मत किया करो आप लोग यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर आप अपना वोकैब का अपना शेड्यूल कर लो, ग्रामर अपना शेड्यूल कर लो यहाँ पर कि हाँ वोकैब भी हमने कर लिया, ग्रामर पर भी अच्छा खासा फोकस कर लिया, छोटी छोटी चीज़ों का हर स्टेप पर ध्यान रखना है, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट जो आता है वो आता है कि यहाँ पर जीएस की तैयारी कैसे करें। अब देखो जीएस जो है ना कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, लेकिन एक तरीके से यूँ समझ लो कि एक पजल है जिसकी गुत्थी कोई सुलझा नहीं पाया है। और जीएस में माहौल क्या बन जाता है, जीएस में माहौल ये बन जाता है कि पिछली बार एक पेपर में ये पूछ लिया गया था कि कैटरीना कैफ की हाइट कितनी है, तो आपको लगा क्वेश्चन से रिलेवेंट आते हैं, आप या तो उस एक सवाल के पीछे भाग लीजिए, या इस बार के सीजीएल में अगर आप देखेंगे तो सारे के सारे रेलिवेंट क्वेश्चन पूछे गए, आप उसके पीछे भाग लीजिए। असल दिक्कत आपको ये है कि आप ये मानने को
तैयारी नहीं है, कि आपका मेमोरी पावर जो है वो कम है, आपको चीज़ें याद नहीं होती है, आप पानीपत और खानवा के युद्ध में कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन और यहाँ पर जो है बाकी आंदोलन सेम ही लगता है, हंटर कमीशन, हंटर कमेटी में आपको दूर दूर तक कोई पता नहीं है, आपको विटामिन सी विटामिन डी भी वहीं लगता है, क्यों? आपको मज़ा नहीं आता है। जीएस इसीलिए टफ है क्योंकि आपने उसको टफ बना रखा, पढ़ना ही नहीं चाहते, आपको मतलब इंटरेस्ट ही नहीं है किसी कंट्री का कैपिटल जानने में, आपको 1% का इंटरेस्ट नहीं है किसी के करेंसी के बारे में जानने में। अगर मैं अभी पूछ दूं यहाँ पर, ठीक है, कि एक तरीके से यहाँ पर ऑल ओवर पूरे विश्व में कितने देश हैं, तो वो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हाँ भाई साहब कितने देश हैं। एशिया में कितनी कंट्री है, वो आपको थोड़ी सी दिक्कत करेगी। अगर यहीं पर पूछ दे कि चाइना की कितनी करेंसी है, वो आपको दिक्कत करेगी। एक है कि दो है यहाँ पर, ठीक है, चाइना के कैपिटल कितने हैं, क्या एक है कैपिटल, दो कैपिटल है, और जो भी है तो कैसा है, क्या है, वो आपको दिक्कत करेगा। आपको अपने 29 स्टेट के कैपिटल नहीं पता, तो इसीलिए ना, क्योंकि आप नहीं पढ़ना चाहते हैं। आप इंटरेस्ट दिखाएंगे तब तो होगा, बहुत ज़्यादा मोटिवेट होकर ज़्यादा से ज़्यादा यही करोगे, लूसेंट खोलोगे, ऋग्वेद पर जाओगे, सामवेद पर जाओगे, यजुर्वेद पर जाओगे, अर्थवेद तक जाते जाते जाके सो जाओगे और बोलोगे बस बहुत हुआ, आज के लिए इतना, मेरा दिमाग इससे ज़्यादा झेल नहीं सकता है। समझ रहे हैं यहाँ पे? तो इतनी ही कहानी तक आपके दिमाग में चलती रहेगी, याद ही नहीं होगा, दिक्कत ही आएगी। यार स्ट्रेटजिकली काम करो यहाँ पे, फिर लास्ट में दिमाग पता है क्या कहते हैं, नहीं ऐसे नहीं करना, ठीक है, क्यों नहीं करना, क्योंकि ऐसे तो मेरा जीवन निकल जाएगा, बुढ़ापा आ जाएगा। फिर लास्ट में आप चूज पता है क्या करते हो, अपने लिए सॉफ्ट ऑप्शन, हमेशा सॉफ्ट ऑप्शन चूज करते हैं। क्या? वो भागते हैं लास्ट से लास्ट वन लाइनर पे, कि कुछ वन लाइनर टाइप मिल जाए मुझे ज़्यादा पढ़ना ना पड़े, और ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा तो क्या हो जाएगा कहानी यहाँ पे, कि भैया देखो कुछ तो हो जाएगा, फंस जाएगा। समझ रहे हैं बात को? यहाँ पर फंस जाएगा, ये भी लाइन बड़ा अच्छा इस्तेमाल करते हैं लोग। सर उनके यहाँ से पढ़े थे और वहाँ से फंस गया पूरा का पूरा सवाल, यानी वहीं टीचर बढ़िया पढ़ाते हैं। बहुत अच्छे इंसान हो तुम, जीवन में तुमसे अच्छा इंसान कभी हो नहीं सकता, मैंने देखा नहीं है कभी। कभी भी किसी टॉपर से पूछना जिसके जीएस में ढंग के स्कोर होंगे 30-35, कि क्या उसका सिलेक्शन मात्र वन लाइनर पे हुआ है, ये बताओ पहले। कभी नहीं होता। वन लाइनर पढ़ा जाता है लेकिन सिलेबस कंप्लीट होने के बाद। जिस तरीके से मैथ्स का एक सिलेबस है, जिस तरीके से रीजनिंग का एक सिलेबस है, जिस तरीके से जीएस का एक सिलेबस है, उसी तरीके से इसका एक सिलेबस है। हम्म तो यहाँ पर जैसे इन बातों का ध्यान रखना है कि वन लाइनर से कुछ नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। ये बाद में काम आता है भाई, शुरू में नहीं आता। शुरू में स्ट्रेटजिकली मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर जीएस पढ़ना पड़ेगा। अब जीएस में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, तो सबसे पहले करंट अफेयर। दूसरा अगर हम यहाँ बात करते हैं तो स्टैटिक करना पड़ेगा। तीसरा अगर मेरे भाई यहाँ पर बात करते हैं तो आपके जो सब्जेक्ट हो गए आपको वो पढ़ने पड़ेंगे। सर यकीन मानिए पढ़ना पड़ेगा, मतलब पढ़ना पड़ेगा। हम कारण बताते हैं क्यों। अब इन सब्जेक्ट में आपका हिस्ट्री भी है, इन सब्जेक्ट में आपका पॉलिटी भी है, इन सब्जेक्ट में आपका ज्योग्राफी भी है, इन सब्जेक्ट में अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो आपका हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स भी हो जाएगा, और उसके बाद आपका साइंस हो जाएगा। साइंस में आपको यहाँ पर न्यूटन्स के लॉज नहीं पढ़ने हैं, साइंस में यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस नहीं पढ़ने हैं, साइंस में यहाँ पर किसी का केमिकल फॉर्मूला नहीं पढ़ना। जो स्टैटिक पार्ट है ना वो पढ़ना है। मुझे भी शुरू में लगा, मैं केमिस्ट्री ऑनर्स का बंदा हूँ, मुझे लगा रहे ऑनर्स किया तेरे भाई ने केमिस्ट्री में लपेट देगा। अब भाई साहब बाद में यहाँ पर पता चला कि यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि जो आप एलपीजी गैस अपने घर में रखे हुए हैं, जो घरेलू गैस है, उसमें महक आती है तो किस वजह के आती है, कौन सा केमिकल डाला जाता है। अब ये तो हमारे में पढ़ाया ही नहीं गया। जो सिंदूर औरतें सर में लगाती हैं उस सिंदूर में कौन सा केमिकल है, ये बताओ यहाँ पर। ये हमारे केमिस्ट्री ऑनर्स का पार्ट ही नहीं था यार। हमें तो पता नहीं कौन कौन सा रिएक्शन पढ़ाया गया, जो यहाँ कर आके पता चला कि इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे बेकिंग सोडा लाइम सोडा से ज़्यादा सवाल यहाँ बनता ही नहीं है। ठीक है, बायोलॉजी में हमने क्या क्या पढ़ लिया, यहाँ पर पूरा का पूरा ग्रंथ पढ़ लिया, मानव शरीर पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन और ये सब कैल्शियम डेफिशिएंसी के ऊपर क्वेश्चन रह रहे होते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल सा होता है कि साइंस में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती, लिमिटेड। इसके अंदर भी जो स्टैटिक पार्ट होते हैं जो नहीं बदलते वो आपको पढ़ना होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये जो सोर्सेज हो गए भाई, हिस्ट्री इतना प्यारा है, यकीन मानो मात्र 3 पार्ट में बदला है। एक आपका हो गया एंशियंट, दूसरा आपका हो गया मॉडर्न, और तीसरा आपका हो गया मेडिएवल।
आप पूरी हिस्ट्री क्यों उठाते हो? मत उठाओ ना, आप कोई एक पार्ट यहाँ पर उठा लो। जैसे मानो आप एंशिएंट, आपकी इच्छा नहीं हो रही, आप यार मॉडर्न हिस्ट्री से शुरू कर लो, क्या दिक्कत है? मेडिएवल से शुरू कर लो, गांधीयन एरा से शुरू कर लो, दिल्ली सल्तनत से शुरू कर लो, शुरू तो करो यार, कहीं से तो शुरू करो मेरे भाई, कहीं से। ठीक है, मैंने यहां से कई बार उठाने की कोशिश की, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, नहीं समझ में आता था, काली बगान और ये क्या क्या लोथल वोथल नहीं समझ में आ रहा था। फिर हमने शुरू किया मॉडर्न से, गांधी नगर से शुरू किया, इन चीज़ों को हम रिलेट कर पा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ से एक एक करके पॉइंट्स बनाने शुरू किए, याद करना शुरू किया। तो शुरू करना पड़ेगा, एक बार में कभी नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ 10 बार चित के पट हो जाओगे, उठाओगे लूसेंट पटक दोगे, उठाओगे पटक दोगे, उठाओगे अपना कोर्स पटक दोगे, लेकिन एट द एंड फिर पकड़ना पड़ेगा, फिर पढ़ना पड़ेगा। पॉलिटी है, ठीक है, 5 आर्टिकल आपको याद है और आपके पेपर में 6ठा आर्टिकल आ गया, किसकी गलती है ये बताओ? आपकी गलती है, एग्जामिनर की गलती नहीं है, क्योंकि सीधा तौर पे है कि आपको कम से कम 20 से 25 आर्टिकल तो याद होने चाहिए। अब 5 आपने याद किए तो आपकी भूल है ना। आपने 15 अमेंडमेंट याद करके चले गए और मान लीजिए 16वां अमेंडमेंट पूछ लिया गया जो आपको पता ही नहीं था। यहाँ पर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन वाला पूछ लिया गया कि कौन से अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, और वो आपको पता ही नहीं है सर। आपने 5 ईयर प्लान पढ़कर गए और 5 ईयर प्लान पढ़ के जाने के बाद वहां पे ऐसा हुआ कि सर आप उसमें जान ही नहीं पा रहे हैं कि यहाँ पर फलाने प्लान जो हुआ था उसमें क्या आया हुआ था। मान लीजिए कि आपने पहला, दूसरा, तीसरा प्लान पढ़ा जो हर किसी को पता है, चौथे प्लान के बारे में आपको पता ही नहीं और क्वेश्चन वहीं से आ गया। ठीक है, हरित क्रांति की शुरुआत किसने की, व्हाइट रिवॉल्यूशन किसने शुरू किया, यहाँ पर किस चीज को व्हाइट रिवॉल्यूशन कहा जाता है, गोल्डन रिवॉल्यूशन किसके लिए आया था, ग्रीन रिवॉल्यूशन किसके लिए आया था, येलो रिवॉल्यूशन किसके लिए आया था, पता ही नहीं है सर। कहां से क्वेश्चन आएगा? तो ये सारी की सारी चीज़ें जो ना बहुत दिक्कत करने वाली हैं आपको। ज्योग्राफी हो गया, पूरा मानसून अच्छे से पढ़ना है आपको, पर्वत पठार और जो स्टैटिक पार्ट हो गया, ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से कवर करनी है। तो ये डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा, वन लाइनर से काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर आप चाहे तो किसी का कोर्स लेके पढ़ो, चाहे आप यूट्यूब से पढ़ो, चाहे आप किताब से पढ़ो, लेकिन भाई पढ़ना पड़ेगा, मतलब पढ़ना पड़ेगा। यू कांट स्किप, मैं लिटरली बता रहा हूँ, आप स्किप नहीं कर सकते। अब पढ़ लिया तो इसको रिटेन कैसे करें? तो रिटेन मेरे भाई आप यहाँ पर कर सकते हैं क्विज देकर। आप जितना ज़्यादा क्विज देंगे आपके लिए उतना ज़्यादा फायदेमंद होगा। जितना क्विज दोगे ना उतना बेहतरीन है आपके लिए। समझ रहे हैं? यहाँ पे जितना क्विज देंगे उतना बेहतरीन। क्विज से जीके याद होता है, क्विज से जितने सेक्शनल। आप एक काम करो, बिहार में आ जाओ। ठीक है, बिहार में मैं जहां पर रहता था ना, वहां पर मैं देखता था कुछ नहीं, रेलवे की जो तैयारी कर रहे बच्चे होते हैं ना, पता है क्या करते हैं? 50 लोगों की एक कमेटी बना ली। ठीक है, आज एक बंदे का काम है कि वो 50 क्वेश्चन को फोटोकॉपी करवा के लाके सबको देगा। ठीक है, वहीं टेस्ट लेगा और वो सबके सॉल्यूशंस करवाएगा, वो सबको समझाएगा। कल कमेटी में दूसरे बंदे की बारी थी। स्पेशली मैंने मेरे घर में एक व्यक्ति जो है वहाँ पर मेरे घर के बगल में रहते थे, किराए पे रहते थे, और उसके बाद वो जाते थे लोको पायलट की तैयारी करने। तो उनके घर में मैंने इतना देखा था कंपाइलेशन, ये सारे सेट थे। मैंने कहा ये सारे आपने लगाए? हाँ, हमारा एक पार्क में कमेटी चलता है, शाम को 50 लड़के आते हैं, हम सारे सर्कल बना के बैठे होते हैं, 1 सर्कल 2 सर्कल 3 सर्कल ऐसे करके, और उसके बाद हम सारे के सारे ये जीके के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो एक वो भी तरीका हो सकता है। तो भाई तरीके ढूंढो, बट क्वेश्चंस लगाने से वो चीज़ें बेहतर होती चली जाएंगी। तो मेरा मानना जीएस में बस इतना ही है कि आप पढ़ो। ठीक है, यहाँ स्टैटिक का पार्ट है। अब स्टैटिक भी बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत चैनल्स है सर, बहुत चैनल्स है जिन्होंने ट्रिक के माध्यम से करा रखा है। बहुत चैनल्स है। नोबेल प्राइज़ को कैसे याद करें, हमारे शिवान सर इतना मेहनत करते हैं, आप देखिए एक बार। नीतू ढाका मैडम इतना बढ़िया मेहनत करती हैं, दीपक सर इतना मेहनत करते हैं। आपको जिनका कंटेंट बढ़िया लगता है आप पढ़िए ना। यहाँ पे इतने ऑलरेडी पीडीएफ है, वन लाइनर्स है, यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर, हर जगह से सर्कुलेट हो रहा होता है। कितने सारे लोग हैं इंडस्ट्री में जो अच्छा काम करते हैं। फ्री में स्टैटिक की 600 700 पन्ने की यहाँ पर पीडीएफ बनाकर, किताब बनाकर आप लोगों तक पहुँचाते हैं। मटेरियल तो है आपके हाथ में, अब आप ही नहीं पढ़ेंगे तो दुनिया में आपको कौन आगे बढ़ाने वाला है? बढ़ा ही नहीं सकता कोई यहाँ पे। ठीक है, तो इसके ऊपर भी आपको काम करना है कि जीएस में बहुत तगड़ी पकड़ बना के चलनी है। नेक्स्ट बात हम यहाँ पर रीजनिंग में करते हैं। अब रीजनिंग में यहाँ पर देख लो कि रीजनिंग में यहाँ पर क्या करना है। ठीक है, रीजनिंग में अगर यहाँ बात करें तो रीजनिंग में 2 बातों का ध्यान रखना कि रीजनिंग में जो है सबसे पहला तो ये भूल मत करना है कि रीजनिंग आती है। कारण हम बताते हैं। आज मैं बच्चों से मिलता हूँ, सर 2017 में कोचिंग लिए थे, ठीक है, रीजनिंग में मेरा तब से कंप्लीट है, क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं? तो 25 में मात्र 20। अब आपको लग रहा है 20 बहुत अच्छा अटेम्प्ट है यार, सर पागल है, बोल रहे हैं 25 में 20 सही हो गए। भाई रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट में 25 के 25 अटेम्प्ट होने चाहिए, तो तुम महागधे इंसान हो कि तुम 25 में 20 सवाल करके लेके आ रहे हो। रीजनिंग फ्री फंड के नंबर देके जाता है,
अब मेंटलिटी कैसे बन रखी है कि रीजनिंग वही पुराना वाला आ रहा है, भूल गए कि टीसीएस मतलब पैटर्न में आ चुका है और लेवल जो है वो रीजनिंग का बहुत तगड़ा और खतरनाक हो चुका है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, लगाने पड़ेंगे सवाल। ठीक है सर सीरीज बहुत कमजोर है, क्या करें भाई? सीरीज कमजोर है तो मैं पूछता हूँ कितने क्वेश्चन लगाए बाबू तुमने सीरीज के? सर नोट्स लगा लिए थे सर के जो उन्होंने पढ़ाए थे। अच्छा तो नोट्स ही लगाए हो, कभी प्रीवियस ईयर लगाए हो कि नहीं लगाए हो? नहीं सर नोट्स लगाए थे तो हो गया वहां पे, तो बस तुम नोट से लगा के रह जाना। क्या जरूरत है क्वेश्चन लगाने की भाई? अगला बंदा पागल है ना जो वहां पर वो 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा है यहाँ पर किताब से। वो 200 क्वेश्चन क्यों प्रैक्टिस कर रहा है? क्योंकि उसको 200 सवाल मिलेंगे जिसके 200 तरीके होंगे सॉल्व करने के, जिसमें 200 अलग अलग पैटर्न लग रहे होंगे। तो वो 200 तरीके सीखेगा तो वो पागल है। और आप यहाँ हाथ पर हाथ बैठ के सिर्फ और सिर्फ लोगों से पूछते फिरेंगे बताइए ना सीरीज के सवाल कैसे सॉल्व करें। आप भागेंगे वो फेसबुक क्वेश्चन के पीछे, लोगों को टेस्ट करेंगे जाके, अपने टीचर को देखेंगे फेसबुक वाला क्वेश्चन देखे बन रहा है आपसे बताइए तो पहले, नहीं बन रहा ना आप रीजनिंग के टीचर हो ही नहीं सकते। पागल इंसान, तुमको पता है तुम क्या कर रहे हो पहले ये बताओ। उस टीचर का या वहां पर उसकी टेस्टिंग बाद में कर लेना, अपनी बुद्धि की टेस्टिंग पहले कर लो। कितने मॉक आपने बैक टू बैक ऐसा दिया और आपके 50 में 50 आए हैं कभी? बैक टू बैक आ रहे हैं, सारे पेपर में आ रहे हैं, नहीं आ रहे ना? इतने छोटी चीज में भी अगर आपको नहीं आ पा रहा है ना तो मतलब यूं समझ लीजिए कि वो चीज छोटी नहीं है। फिर वो ऐसा है कि जो आपको खिला रहा है और आप खेल रहे हैं मदारी की तरह और भटक रहे हैं, बस आप पर भ्रम में जी रहे हैं कि आपको आता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर रीजनिंग में जो जो टॉपिक्स आपके वीक हैं पहले तो सिलेबस अच्छे से कर लो। और जिन्होंने सिलेबस अच्छे से कर लिया तो भाई अपने वीक पॉइंट को एनालाइज करो यहाँ पे। ठीक है कि जो वीक पॉइंट्स हैं आपके, अगर आपको लगता है कि मेरा सिलॉग जो है वो गड़बड़ है, खत्म है, मेरा 4 स्टेटमेंट का क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है, और चारों स्टेटमेंट के क्वेश्चन में मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, नहीं बन रहा है मेरे से सवाल, तो मैं सीधा सीधा यहाँ पर बोलूंगा कि भाई साहब आपको वीडियो देखने की जरूरत है, आपको सीखने की जरूरत है और आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ठीक है कैलेंडर के क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे, सीखिए ना सर। डाइस के क्वेश्चन नहीं बन रहे, सीखिए ना। काउंटिंग फिगर में प्रॉब्लम आ रही है, सीखिए ना। आप यहाँ पर जो वीक पॉइंट है उन्हीं को तो सीखिए और उनके ताबड़तोड़ प्रैक्टिस करिए। फिर उसके बाद देखिए आपके यहाँ पर आपके कैसे 50 में 50 नहीं आते हैं। ऑलरेडी विक्रमजीत सर ने इतना करा रखा है, मुझे लगता है यूट्यूब पर वो इकलौते रीजनिंग के ऐसे टीचर हैं जो इतने टाइम से कॉन्टिन्यूअसली हर सब्जेक्ट को मैं मतलब हर यहाँ पर एग्जाम्स को कवर अप भी कर रहे हैं और इतने ज़्यादा नंबर ऑफ वीडियोज़ देख चुके हैं। क्योंकि आप देखेंगे तो जिस तरीके से पहले रीजनिंग का वेटेज रहता था, ठीक है, तो उस तरीके से बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्ट नहीं होते थे यूट्यूब पर फ्री एक्सेस देने में, लेकिन इन्होंने जो है अपने सब्जेक्ट के वेटेज के हिसाब से बहुत ज़्यादा क्लासेस दी हैं। ऑलरेडी इतना करा रखा है, आप जो भी टॉपिक इनका सर्च करेंगे मिलेगा, पढ़िए ना। आप कहते हैं ऐसे टॉपिक नहीं मिलता, सारा अवेलेबल है, आप पढ़ के तो देखो, सर्च करके तो देखो, आपको सब कुछ मिलने वाला है। पढ़ोगे नहीं तो दिक्कत तो यहाँ पर आएगा ना भाई। ठीक है मटेरियल सब कुछ अवेलेबल है, हर चीज़ पेड नहीं होती, फ्री भी होती है और उसमें भी क्वालिटी होता है, आप पढ़ के तो देखो पहले। ठीक है तो हर चीज़ इन्होंने करा रखा, आप बेहतर तरीके से करो, आप प्रैक्टिस करो यहाँ पर जो है प्रीवियस ईयर की बुक से, जितना मेहनत कर सकते हो उतना करो यार आप। ठीक है तो इस पर काम करो आप। लास्ट जो हो जाता है वो आपका हो जाता है लास्ट में आपका मैथ्स। और मैथ्स के लिए मैं बताता हूँ, मैथ्स के लिए एकदम ठीक है, देखो मैथ्स के लिए मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो सिर्फ 2 बातें बोलूँगा यहाँ पर कि सिलेबस और लास्ट में हो गया प्रैक्टिस। ठीक है ये 2 बातों पर काम करो मेरे भाई। सिलेबस कंप्लीट किए बिना कुछ नहीं हो सकता है, फर्जी तरीकों में मत जिंदा रहा करो। ठीक है जैसे मान लो कि अगर सिलेबस कंप्लीट है तो 60 दिन 60 मैराथन देखो, जो कि एक मेरी मैराथन है, बहुत अच्छा फायदा पहुंचाएगी आपको। ठीक है जो आप ई बुक लगाओ, प्रैक्टिस करो और भी चीज़ें करो। लेकिन अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो पहले सिलेबस कंप्लीट करो। मैं कभी नहीं बोलता कि आप मुझसे पढ़िए, मैं आज भी कह रहा हूँ आपसे कि आपको जिनका अच्छा लगता है ना आप उनसे पढ़िए। मैं खुद बोल रहा हूँ भाई, क्योंकि मेरे लिए सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है मेरे लिए आपका भविष्य इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए आपका जो है इंस्पेक्टर लगना इंपॉर्टेंट है। मैं वो सपने देखता हूँ यहाँ पे। मैं अपने कभी इस तरीके से नहीं देखता कि पूरे इंडिया में जो है सारे बच्चे मेरे से पढ़े, किसी के पास कोई ना जाए ना, मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए यार। हाँ जहाँ पर कोई गलत करेगा वहाँ मैं क्वेश्चन करूंगा, जहाँ पर कंटेंट में कमी आएगी किसी के तो वहाँ पर मैं कह सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पर मुझे भी फील होता है, आप भी देश के नागरिक हैं, अगर कहीं पर कुछ गलती होगी तो आप भी कहेंगे यहाँ पर कि सर ये गलत है, यहाँ पर उसके खिलाफ आप आवाज़ उठाएंगे ही उठाएंगे, क्योंकि हमें उसकी समझ है जो आपको नहीं है। मुझे पता है यहाँ पर कि इस चीज़ की रेलिवेंस ऐसी होनी चाहिए और वहाँ पर मेरे को जरूरत पड़े तो शायद मैं अपने लिए 2 बातें सुन लूंगा, लेकिन आपके लिए 2 बातें सह नहीं सकता। बस मैं इतनी बातें बोलूंगा। आपको जहां अच्छा लगता है, जिस टीचर का अच्छा लगता है, लेकिन आप वहां से पढ़िए। यूट्यूब अच्छा लगता है वहां से लीजिए, बैच अच्छा लगता है वहां से पढ़िए, कोई टेंशन की बात नहीं। और यहाँ पर प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस में भी मैं कभी नहीं बोलूंगा कि मेरी आने वाली किताब है उससे पढ़ो, इस टीचर की वो किताब है पढ़ो। बस इतना बोलूंगा कि 2018 से लेकर 2022 तक जितने भी सवाल हुए हैं ना उनको लगाओ। फ्री में लेना है, मैंने ई बुक अपलोड कर रखा है, वहां से लगा लो। और अगर आपको कोई किताब से पढ़ना है मेरे भाई तो यहाँ पर जो है किसी भी किताब से लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रीवियस ईयर की सारी किताबें अच्छी हैं।
ठीक है, बस प्रैक्टिस करो यहाँ पर अच्छे तरीके से, क्वेश्चन टिप्स पर घूमने चाहिए, इनके स्मार्ट अप्रोच पर काम करो, इनके स्मार्ट कंसेप्ट पर काम करो, वो बहुत 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 महत्वपूर्ण है। और इस पर काम नहीं होगा तो नैया डूब जाएगी, बंटा धार हो जाएगा। समझ रहे हैं यहाँ पे? तो इसके ऊपर काम करिए और बाकी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मैं मैथ्स में आप लोगों के लिए जी जान लगाकर मेहनत कर रहा हूँ यूट्यूब में। मेरे यूट्यूब के ही सेशंस अगर किसी ने ढंग से फॉलो कर लिया ना तो उसको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। 60 मैराथन अपने आप में एक मास्टरपीस है। प्रशांत सर की अगर आप देखोगे तो इंग्लिश के 75 वीडियो अपने आप में मास्टरपीस है। आप पढ़ो ना यार, इंग्लिश में उन्होंने इतना मेहनत कर रखा है, 75 वीडियोस की मास्टरपीस दे रखी है। मैंने 60 मैराथन दे रखा है, विक्रमजीत सर ने 60 मैराथन दे रखा है, ऑलरेडी अपलोडेड है। इसके अलावा अगर आपको कोई और कंटेंट पड़ता है तो यार यूट्यूब तो है, सर्च करो, टॉपिक का नाम टीचर्स के आ जाएंगे इतने सारे, लिस्ट पढ़ना शुरू करो, क्या फर्क पड़ता है। आपको इंस्पेक्टर बनने से मतलब है, ये नहीं है कि हाँ यहाँ पर किसी का भक्त बनना है। मत बनो मेरे भक्त, मैं पहले भी कहता हूँ, ठीक है। अपने आप में अपने सिलेक्शन के लिए मरो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है अपना शेड्यूल बनाओ और उसके बाद हफ्ते के 2 दिन जो है वो सैटरडे और संडे मात्र भाई रिवीजन पे जान लुटा दो। कुछ नहीं पढ़ेंगे और मात्र यहाँ पर रिवीजन करेंगे, बस मेरा ये फोकस होना चाहिए कि रिवीजन करना ही करना है, बस कुछ भी हो जाए। क्या फायदा वोकैबुलरी पढ़ने का, क्या फायदा यहाँ पर मैथ्स लिखने का, क्या फायदा कुछ और करने का, जब मेरे भाई आप उसको रिवाइज ही नहीं कर पाए। कोई फायदा है? नहीं है, कोई फायदा नहीं है सर, कोई फायदा नहीं है, लिटरली मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इनका रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, सैटरडे संडे बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसमें बात आती है कि सर मॉक टेस्ट कब लगाएं, तो देखो अगर बिगिनर हो तो मॉक टेस्ट मत लगाना, डीमोटिवेशन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलने वाला, यकीन मानो। यहाँ पे मॉक टेस्ट तब लगाया जाता है जब 30 से 40% सिलेबस हो, और वो भी सिर्फ संडे टू संडे यहाँ पर, इसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है। फिर मॉक टेस्ट जैसे मानो संडे टू संडे लगा रहे, क्यों लगा रहे हैं, हमारी सीधी सीधी बात बोलूँ मैं तो औकात का पता चलते रहे। देख बेटा तेरा जीएस कमजोर है, कायदे से जीएस पर ध्यान दे दे, तेरा मैथ्स कमजोर है, मैथ्स पर ध्यान दे दे, मेंसुरेशन में तेरे ऐसे वाले सवाल गलत होते हैं, चुपचाप उस पर फोकस कर लो, तो नंबर नहीं होगा। गिरोगे, संभलोगे, टूटोगे, बिखरोगे, सैचुरेशन पॉइंट आएगा, स्कोर नहीं बढ़ेगा, ठीक है भाई। ऐसी चीजें हो रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं हमेशा कहता हूँ ना कि आईसीयू देखा है, आईसीयू में क्या होता है यहाँ पर कि ऐसे ग्राफ चल रहा होता है, ऐसे पूरा एकदम दिख रहा है ना ऐसे, और जिस दिन मेरे भाई कहानी ऐसे शून्य हो गई ना, खत्म है कहानी, इंसान गया भाई, गया गया। तो जीवन में अप डाउन आना बहुत जरूरी है। ये ग्राफ बताता है कि आप जिंदा हैं, आप इंसान हैं, आप रोबोट नहीं हैं, आपके अंदर फीलिंग्स हैं, कभी आप पॉजिटिव होते हैं, कभी नेगेटिव होते हैं, कभी न्यूट्रल रहते हैं। जरूरी है, कोई टेंशन नहीं। हर दिन एक जैसी पढ़ाई नहीं होती, किसी दिन 9 घंटे पढ़ते हैं, किसी दिन 6 घंटे पढ़ते हैं, किसी दिन नहीं पढ़ते, ठीक है, बट पढ़ तो रहे हैं, चल तो रहे हैं, सफर में आगे बढ़ तो रहे हैं, कामयाबी मिलेगी भाई। मेहनत जो करेगा उसी को मिलेगा ना, जिसने मेहनत की नहीं उसको क्या मिलने वाला है, कुछ नहीं, खाली कटोरा, ठीक है। तो ये मेहनत करते रहो, होगा। मॉक में स्कोर अप डाउन जाते रहेंगे, बट हिम्मत नहीं हारना है। मैंने कई सारे लोगों को देखा है, ठीक है बाकी लोग 2 साल में सिलेक्शन लेके जाते हैं, उन्हें 2 साल में नहीं मिला, कंसिस्टेंट रहे तो 4 साल में जरूर मिला, ठीक है। मेरी बात से सहमत हो तो लाइक करके जरूर बताओ। लाइक आप लोग बिल्कुल नहीं कर रहे हो, बात विचार में खो चुके हो भाई, लाइक वाइक भी कर दिया करो सेशन को यार, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखो, ठीक है। दूसरी बात, वीडियो पे ऐसा कम से कम 20,000 लाइक जो है, 20 नहीं, आज का लाइक हमारा 25,000 प्लस होना चाहिए कि 25,000 लाइक हमारा जाए ही जाए। 25,000 इतना मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करके चलता हूँ, ठीक है। बस आज के पूरे सेशन का एक ही गुरु दक्षिणा है आप लोगों से, 25,000 लाइक, और कुछ नहीं, बस, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इतना लाइक कर देना। दूसरी बात यहाँ बताएंगे कि अपना एक फिक्स स्ट्रैटेजी बना लो, फिक्स एक रूटीन बना लो कि मुझे इस तरीके से पढ़ना है, ठीक। बढ़िया तरीके से मेहनत करना शुरू करो, सभी चीज़ें आपके आसपास हैं, सब कुछ, हर कोई अपने आप में बहुत मेहनत कर रहा है, ठीक है। एक टीचर अपने आप में बहुत मेहनत कर रहे हैं, स्टूडेंट अपने आप में बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें आपको अरेंज फॉर्म में दी जा रही है। अभी आप देख लो, कुछ दिन पहले प्रशांत सर ने जो है अपनी ये किताब निकाली, कितने अच्छे तरीके से इन्होंने वोकैब समझूनी में पूरा का पूरा अच्छा काम किया है, एक एक बात इन्होंने अच्छे तरीके से लिख रखी है, पढ़ो तो सही यहाँ पर, ठीक है। तो हर चीज़ इन्होंने जो है, जैसे अपनी किताब में इन्होंने एक एक शब्द डाले, नए लेटेस्ट पैटर्न के डाले, क्लासेस में बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने बताया है, ठीक है, समझाया है। आपके पास आपके मटेरियल्स हैं, यूट्यूब पर भी बहुत अच्छा करा रहे हैं, विक्रमजीत सर करा रहे हैं, मैं करा रहा हूँ, और भी सभी चीज़ें अवेलेबल हैं आपके यहाँ पर। जो महाभारत बैच शुरू किया है उसमें बहुत अच्छे तरीके से फ्री में बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, फ्री एजुकेशन मिल रही है आप लोगों को। कदर करिए उसकी, पढ़ना शुरू करिए, अपना एम बनाइए, ठीक है। और बस एक वक्त लेकर आइए आप, जो आपने अपने मन में सोचा है। जैसे मेरे मन में हमेशा से रहता था, मैं कल ऐसे वीडियो भी देख भी रहा था, तो बस मैं रात में ऐसे फोटो स्क्रॉल कर रहा था, मुझे थोड़ा सा वक्त मिला तो एक फ़ोटो मुझे मिली जिसमें मैं जब पहली बार यूनिफॉर्म पहन कर गया था, और यूनिफॉर्म पहन के जाने के बाद मैंने अपना यूनिफॉर्म पापा को पहनाया था। और यकीन मानिए मुझे उस समय उनका फेस तो देखने का मौका नहीं मिला, मैं फोटो में उनका फेस देख रहा था। मतलब ऐसा लगा ना कि जिंदगी में उनके हर दुख के ऊपर किसी ने मरहम लगा दिया वो कैप पहना के।
कहते हैं ना कि पिता के पाँव पे छाले जो हैं वो आपने नहीं देखे हैं, हाथ के छाले नहीं देखे हैं, ठीक है, कोई और भी चीज़। तो ऐसा लगा कि यार वो कितना सुकून है, वो ताज है एक, वो कैप नहीं है, वो पिता के सर पे एक ताज है जो उनको राजा बनाता है, जो उनको राजा की फीलिंग देता है अपने गांव में, शहर में, पिंड में, ठीक है। और उस दिन जो है वो सबसे ज्यादा प्राउड फील करता है, यकीन मानिए। लाइए तो सर वक्त आप अपना ऐसा, आप सिर्फ अपने लिए सेल्फ ऑब्सेसिव होते हैं, हमको पैसा कमाना है, हमको नाम कमाना है, एकदम 2-4 गर्लफ्रेंड होगी, एकदम बड़ा बनेंगे, गोवा जाएंगे ट्रिप बनाने, मनाली जाएंगे, ठीक है, और यहाँ गोवा में पता नहीं क्या जो है वो घूमेंगे पिएंगे और ये सब करेंगे, सिर्फ अपने लिए सोचते हो। तो अपने लिए सोचने वाला इंसान कभी आगे नहीं बढ़ सकता है, कभी नहीं बढ़ सकता। जो अपने से ऊपर उठ के किसी के लिए सोच ही ना पाए ना, कभी बढ़ ही नहीं सकता है। मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, कभी अपने माँ बाप के लिए भी सोच लो। मैं हमेशा कहता हूँ ऑफलाइन में बच्चों को कि तुम नालायको यहाँ एसी में बैठे हो, तुम बेंच पर यहाँ बैठे हो, और तुम्हारे बाप यहाँ पर जाके खेत में मेहनत कर रहे हैं, कड़ी धूप में यहाँ पर तप रहे हैं, पसीने बहा रहे हैं। तुम्हारे यहाँ एसी की जो हवा मिल रही है ना, वो उनके पसीने के टपकी हुई बूंद के, जो खेत में जो वो पसीना टपकता है, उससे जो फसल आता है यहाँ पर, जो वो बिकता है, उससे पैसे से तुम यहाँ पढ़ रहे हो। समझ में आई बात है यहाँ पे? तो एक एक सेकंड, एक एक मिनट की जो तुम्हारी वैल्यू है ना, वो कोई और दे रहा है। अगर वो कोई वैल्यू दे रहा है तो भाई इसको यूटिलाइज करो, वेस्ट मत करो। तुम्हारी यहाँ चिकन पार्टी है और घर में दाल भी नहीं बना हुआ है, कभी जाके देखना। मैं जब घर जाता था, मैं आज भी अपनी माँ को कहता हूँ कि मैं जब घर जाता था ना, यकीन मानो छुट्टियों में 1-1.5 साल में, कभी मैं गया मेरे माँ के हाथ खाली मिले, पता चला कंगन बेच दिया। कभी मैं घर पे गया तो पता चला कि हमारा 3 रूम का कमरा था, 2 रूम किराए पे चढ़ा दिया, एक ही रूम में सारे लोग रह रहे हैं। इस उम्र में मैं आज भी बता रहा हूँ, मैं घर पर जाऊँ ना अभी भी, तो मेरे पास मात्र 1 रूम है मेरे गाँव में। ये मैं अपनी कसम खा के कह रहा हूँ आपको ऑनलाइन, ठीक है, कि मेरा जो अपना गांव है, मेरे पास मात्र 1 कमरे, उसी कमरे में मैं, मेरे पापा, मेरे मम्मी, मेरे भाई, मेरे सिस्टर आज भी रहते हैं, क्योंकि अभी तक हमने वहां बनवाया नहीं है, ठीक है। और अभी तक हमारी स्थिति वही थी कि एक ही कमरे में, इतने बड़े बड़े होने के बावजूद, 20 साल 25 साल होने के बावजूद भी वहां पर एक ही कमरे में हम लोग रहते हैं। सोचिए। तो ये सिचुएशन हो जाती थी कि पता चला कि कभी यहाँ पर जो है कुछ बिक गया, पता चला कभी वहां का जमीन बिक गया, पता चला कभी वहां का जमीन बिक गया। पापा कभी बताएंगे नहीं, इतने हिम्मती इंसान, अरे तुम पढ़ाई करो ना, कोई नहीं, हम सब देख लेंगे यहाँ पर, ऐसे वाली हिम्मत होती थी। हमें जाने के बाद पता चलता था अब ये चीज़ हमारा नहीं रहा, अब ये चीज़ हमारा ये नहीं रहा। पूछा जाके पापा से, पैदल जा रहे हो, बाइक कहाँ है? अरे कुछ नहीं, खराब हो गया था, मैकेनिक को दिया है। बाद में मम्मी ने बताया बेच दी बाइक, ठीक है। तो ऐसे वाले सिचुएशन होता है। मेरे साथ नहीं यार, हम तो मिडिल क्लास के लोग हैं, आप भी ऐसे ही हैं, मैं भी ऐसा ही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हर किसी के साथ सिचुएशन ऐसी ही है। अब उस चीज़ में यहाँ पर जो जिसने फ़ायदा उठा लिया वो बढ़ेगा आगे, जिसने नहीं उठाया ठंठन गोपाल घूमते रहो तुम ऐसे, आंखों में सपने पाले क्या होता है जब मेहनत ही नहीं की। तो सपने तो हर कोई देखता है, किसको अडानी नहीं बनना है ये बताओ? किसको लग्जरी लाइफ नहीं चाहिए? सब किसी को चाहिए। मेहनत जो करेगा वो आगे बढ़ेगा, और जो नहीं करेगा वो वहीं रह जाएगा, ठीक है। तो भाई इन चीज़ों के ऊपर काम किया जाता है, मेहनत की जाती है, तब आप आगे बढ़ते हैं। तो अपना स्ट्रेटजी बनाइए। जीवन उथल पुथल है, ठीक है, समेटना सीखो। परेशानियां बहुत हैं, संभालना सीखो, ठीक है। जब संभाल लोगे, जब समेट लोगे, जब चीज़ों को बेहतर कर लोगे ना, तो ऑटोमेटिक आगे बढ़ोगे। मैं बता रहा हूँ, अपने ऊपर काम करो, अपने ऊपर विश्वास करो। मैं पहले भी बोलता था, मैं आज भी कहता हूँ कि आपके जैसा कोई दूसरा पर्सन बना ही नहीं, ठीक है। समझ में आ रहा है बात? यहाँ पे भगवान नहीं बना पाए आपके जैसा दूसरा, तो कोई है नहीं, यहाँ पे आप ही हैं, और आप अपने आप में यूनिक है, आप अपने आप में बेस्ट है। ट्राई करिए सर, पुशअप करिए अपने आप को। मेरे जैसा एक छोटा सा इंसान, ठीक है, जो एक छोटे से गाँव से बिहार के यहाँ पर उठ के आ सकता है, आपके समक्ष खड़ा हो सकता है, अपने भाइयों के बीच यहाँ पर जो है वो इतने लोगों के बीच यहाँ खड़ा हो सकता है। तो हर कुछ पॉसिबल है यार, हर कुछ पॉसिबल है भाई, ठीक है। यकीन मानो, मेहनत करो, आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। और बाकी ऐसे और भी हम जो है संवाद और भी करते रहेंगे। हालांकि संवाद का कभी यहाँ पर एंड नहीं होता है। संवाद का मतलब ही होता है यहाँ पर, ठीक है, कि जो एक चर्चा चलती चली जाए, आगे बढ़ाने वाली बातें चलती चली जाए। तो ये संवाद कैसा लगा? वीडियो को तो लाइक करके ज़रूर बताना। 25,000 हमारा टारगेट है इस वीडियो का लाइक का, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि और आपके यहाँ पर क्या क्या डाउट हैं। जिन डाउट्स को मैं यहाँ कवर अप नहीं कर पाऊंगा, अगले संवाद में मैं कवर अप करूंगा यहाँ पे, ठीक है। और अगले संवाद में मैं यहाँ से आप लोगों के सारे क्वेश्चंस को पिकअप करके पीपीटी बना के, और तब उसमें जो है और भी क्वेश्चंस करेंगे हम मेरे भाई, ठीक है। बाकी जिन्होंने वीडियो नहीं देखी अच्छे से देखना, ठीक है। अपने दोस्तों तक शेयर करना इस वीडियो को, जितना हो पाए शेयर करना, ताकि उनके मन में भी जो आपके जैसे डाउट है ना, वो सारे के सारे क्लियर अप हों, और बहुत अच्छे तरीके से वो भी अपने तैयारी में जान लगा दें। ईर्ष्या मत करना यार कभी जीवन में, है, उसको बता देंगे, सीख लेगा तो आगे बढ़ जाएगा। अरे भाई, सीखने वाला आज नहीं तो कल बढ़ जाएगा, यकीन मानो मेरी बात को। वो आज नहीं तो कल बढ़ जाएगा। क्या जिसने मुझे स्ट्रेटजी नहीं बताया, क्या जिसने मुझसे अपने नोट शेयर नहीं किए, क्या मैं टॉपर नहीं बना, क्या मैं सिलेक्शन नहीं लेके आ पाया, ऑल इंडिया रैंक 114 नहीं आया? आया ना, आने वाले का आ जाता है भाई। बताओ नहीं बताओ, वो आ जाएगा, लेकिन इंसानियत है और भी चीजें, इस तरीके से नहीं करना है यहाँ पे।
ठीक है, तो अपना शेयर करो, बढ़िया करो, आप में दम होगा आप ले जाओगे, जिसके में दम होगा वो लेके जाएगा भाई। ठीक है, तो शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, और बाकी और बताओ, और अगले संवाद में मिलते हैं और तगड़ी बातें करेंगे, अच्छा करेंगे, और बाकी अपना प्यार और सपोर्ट दिखाते रहना। धन्यवाद। ठीक है, मेहनत करो अच्छे से भी तो बहुत आगे जाना भाई, ध्यान रखो अपना।